बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम सेल्स टैक्स के, जैसे हमने लास्ट सेशन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी की थी और कुछ कवर किया था एरिया, आज आगे बढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने की पॉइंट्स फॉर सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल का पार्ट 3 किया था। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा मैं आपको ये शेयर कर चुका हूँ आपके साथ में ग्रुप पे, और इससे पहले जो था ये पार्ट 1। अच्छा, तो ये पार्ट 2 है, फिर दिस इज पार्ट 2। आज इसका पार्ट 3 होगा, मगर पार्ट 3 जो है हमारा, उसका ताल्लुक किस चीज से, थोड़ा सा मैं आपको पास पेपर भी दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि आपको तीसरी चौथी क्लास, तो ये हमारी चौथी क्लास है, हम इसमें आ गए हैं। ये की पॉइंट्स फॉर सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल तो है ही, पार्ट 3 तो है ही, मगर इसके साथ साथ इसमें एक और चीज है, और वो क्या है कि हम आज पढ़ेंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, और ये कहलाता है सेक्शन 8। ठीक है, तो हमने इससे कवर करना है। आज हम कवर करेंगे सेल्स टैक्स में, ताल्लुक तो इसका भी न्यूमेरिकल से ही है ऑब्वियसली, बट ये है सेक्शन 8, और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट या सेल्स टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड को कवर किया जाएगा। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज शो करना चाहता हूं, और वो ये है कि वो लास्ट अटेम्प्ट का और उससे पिछला लेक्चर, पानी देना बेटा। तो लास्ट अटेम्प्ट का सवाल और उससे पिछला वाला सवाल, ठीक है। ये लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है। ये अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 है जून 22 का। जून 22 में क्वेश्चन नंबर 5 सेल्स टैक्स का सवाल बनाया गया है, और 20 मार्क्स का सवाल बनाया गया है। 20 मार्क्स में क्या पूछा गया है, ये देखिए 20 मार्क्स का सवाल है। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन, डिसअलाउंसेस, ऑल फिगर्स शुड बी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब ये देखिए इसके अंदर क्या तरीकेकार है, ये देखो इसी तरीके से सेल्स टैक्स का जो हमने डे 1 से टारगेट किया हुआ है, वो उसकी वजह ये है कि वो बहुत, अगर सही थोड़ा सा समझ के पढ़ा जाए तो कम वक्त में हम 40 मार्क्स को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने पेपर रखा एज प्रॉमिस्ड। मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू करूंगा और फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें कवर होंगी वक्त के साथ। ऑब्वियसली जब हम 20 मार्क्स के सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें कोर्स कवरेज करनी होती है। तो जैसे जैसे हम कोर्स कवरेज करते जा रहे हैं, ये मैंने बगैर सिलेक्शन के लास्ट अटेम्प्ट का पेपर निकाला है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जब कोर्स कवरेज करते जाएंगे तो रेलिवेंट टू दैट कवरेज पास्ट में जो एग्जामिन हुआ होगा उसको सामने रखेंगे। मैं सिर्फ आज शो करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल बनता कैसे। Medicon Pakistan Limited is engaged in the business of manufacturing and supplying of pharmaceutical products and medical equipments, with its principal place of business in Karachi. It is registered as importer, manufacturer, distributor with the sales tax authorities. Following information has been extracted from MPL's records for the month of May 22. Purchases from registered suppliers, purchases from unregistered suppliers और imports, ये आप पहले से जानते हो। इस पे मैंने न्यूमेरिकल भी आपको करवाया था पिछली क्लास में। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, देखो फैमिलियरिटी आ चुकी है। इसके बाद ऑल मेडिसिन एंड ड्रग्स परचेज एंड सप्लाइड अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज बाय एमपीएल रजिस्टर्ड ड्रग है। देखिए ये फैक्ट, ड्रग एक्ट 1976 के तहत ड्रग्स बनाने की, और बेसिकली ये रेगुलेटरी लॉ है, ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है इस सेंस में, तो कहता है उसमें कवर्ड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, तो ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, इससे परचेजेस में ये चीजें शामिल है। वेरियस ट्रांजैक्शंस होंगी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कवर करेंगे। ऐसे ही सिर्फ सैंपल बेसिस पे कुछ गो थ्रू करता हूं। रॉ मटेरियल वर्थ 400 मिलियन कंप्राइजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मेडिसिन में दो बेसिकली चीजें होती है ना, कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और एक शायद एक्सपीडिएंट कहलाता है। एक तो मेन मेडिसिन होती है, मगर उसका कभी कभी किसी मेडिसिन में इतना कम वॉल्यूम, क्वांटिटी इतनी कम होती है कि उसको अलग से नहीं शो किया जा सकता। मतलब उसको कैसे क्या करेंगे, खाएंगे कैसे,
तो वो मेडिसिन में उसको रीजनेबल मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे टेबलेट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में लाते हैं, तो ऐसे मटेरियल के साथ उसको मिक्स करते हैं जो उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता, और वो मटेरियल बजाते खुद नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। तो ये असल मेडिसिन ये होता है, क्या असल मेडिसिन है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। तो 300 मिलियन इन आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, वो जो अगर कड़वी होगी तो उसकी फ्लेवरिंग 100 मिलियन की परचेज है। रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल्स फॉर पैकेजिंग, ड्यूरिंग द मंथ इट वाज डिस्कवर्ड दैट सप्लायर हैज ओनली डिपॉजिटेड 80% ऑफ द सेल्स टैक्स, ये आज कवर होगा, सेक्शन 8 को पूछा गया है। शुगर सिरप फॉर फ्रॉम एन एसोसिएटेड कंपनी एट कंसेशनल प्राइस ऑफ 192, कंसेशनल डिस्काउंट्स, ओपन मार्केट प्राइस उसकी 200 है, ये आज कवर होगा, सेक्शन 8। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 40 मिलियन पेड टू अ कराची बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू रिटेलर्स, 70% of these charges pertain to Karachi and remaining to Lahore। ये सेल्स टैक्स एंड सर्विस पूछा है उसने, ये भी इन अ वे टच होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं ये पे कर रहा है, तो उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अक्वायर कर रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जब अक्वायर की जाती हैं तो उसमें असल चीज क्या होती है कि ट्रांसपोर्टेशन पे सेल्स टैक्स एंड सर्विस है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आते हैं आगे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है 20 मिलियन पेड इन एडवांस टू कराची बेस्ड ट्रेनीज फॉर कंडक्टिंग डॉक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कराची। अब बेसिकली क्या है, ये एडवांस पेमेंट है, फॉर व्हाट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग्स पे भी सेल्स टैक्स आ चुका है, प्रोविंस कराची है तो एसआरबी का अप्लाई करेगा सिंध का। और यहाँ पे भी हम फिर देखेंगे कि ये जब हम पढ़ेंगे ना प्रोविंशियल, तो लाहौर की वजह से रेट्स अलग हो जाएंगे, 70% जो था कराची है रिमेनिंग, तो 70% पे रेट अलग होगा, लाहौर का अलग होगा, वो हम कवर करेंगे सेल्स टैक्स एंड सर्विस साथ में, तो सारी चीजें कवर होंगी। मैं आपको शो ये करना चाहता हूँ सिर्फ कि देखो परचेज, ये बेसिकली सवाल बनता ही इस तरह है। कैसे बनता है, परचेजेस की डिटेल, सप्लाईज की डिटेल, और फिर सिर्फ नोट्स, इंपोर्ट्स इंक्लूड्स, ये सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये सारे कवर होंगे, सारे कवर होंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये आके फिट इन हो जाएंगे उस मेथड पे जो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने एक्सेल पे काम किया था, उसी 7 स्टेप फार्मूले में ये सारे के सारे फिट इन हो जाएंगे। आज हम थोड़ी सी कवरेज करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आज की कवरेज क्या है बच्चों, आज की कवरेज है हमारी सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 में स्पेसिफिकली डिसअलाउंसेस गिवन है, और वो कौन कौन से डिसअलाउंसेस हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 8 के कंटेंट की तरफ। बेरेक्ट को हम यूज करना चाहते हैं ताकि आप अपडेटेड हैं, थोड़ा सा फेमिलियरिटी हो आपकी बेरेक्ट से, और फिर साथ में इसकी नोटिंग भी हम करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 8 है ये टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। सेक्शन 8 की एक लॉन्ग लिस्ट है और स्पेसिफिकली इन क्रेडिट्स को अलाउ नहीं किया गया। थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊं और चीजें साथ साथ में हम प्रैक्टिकल के लिए करते भी जाएं। बेटा पेन मेरा आगे पीछे हो गया। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल not be entitled to reclaim or deduct input tax paid on, ठीक है। सबसे पहले किस चीज पे है, goods or services used are to be used for any purpose other than taxable supplies made are to be made, ठीक है। तो है कि जी सेक्शन 8 और उसका है नंबर 1। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 ये है कि वो सेल्स टैक्स जो कि हमने पे किया, यानी चूंकि हम परचेज हमने किया है तो वो इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स हमने किस चीज पे पे किया होगा, गुड्स पे पे किया होगा या फिर सर्विसेज पे किया होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी परचेज क्या है, ठीक है। फिर कहता है ये हमारी परचेजेस थी, तो परचेजेस क्या होती है, यूज होती है। कहाँ यूज होंगी, अब एक उसूल है, बेसिक उसूल है कि जब हमने गुड्स परचेज की या सर्विसेज परचेज की और उस पर हमने सेल्स टैक्स पे किया और वो सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स कहलाया, तो लाजिम है कि इनपुट लेने के लिए वो यूज होगा कहाँ पे, टैक्सेबल सप्लाईज में यूज होगा, टैक्सेबल सप्लाईज में यूज होगा। अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज में यूज होगा, अब टैक्सेबल सप्लाईज जरूरी नहीं कि सेम मंथ में हो, टैक्सेबल सप्लाईज मेड आर टू बी मेड, ठीक है।
तो उस केस में हमें इनपुट टैक्स रिक्लेम या क्लेम करने की इजाजत है, इनपुट टैक्स अलाउड, ठीक है। मगर ये कहता है कि जी अगर आपने उसको यूज किया है कहां, अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज में, अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज में यूज किया, तो अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज की बहुत सारी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। तो सेक्शन 8 इस इनपुट टैक्स को क्या कर रहा है, सेक्शन 8 इस इनपुट टैक्स को अलाउ नहीं कर रहा, डिसअलाउ कर रहा है। कहां सेक्शन 8 क्या कहता है, गुड्स और सर्विस, इनपुट टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड सेम मंथ में और टू बी यूज्ड अगले मंथ में फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू बी मेड, यानी कि इस केस में अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज की सूरत में इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो सिंपली नंबर 1 ने क्या कहा कि इनपुट टैक्स अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज। तो मैं साथ में चूंकि चाहता हूं कि आप इन चीजों को याद भी करने की कोशिश करो, तो पहला पॉइंट क्या होगा, ये क्यू वर्ड दे रहा हूं सिर्फ, अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज में अब क्या आता है भाई, देखो अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज में क्या आता है, यानी ये इसकी एग्जांपल्स क्या है अदर देन टैक्सेबल सप्लाई। सबसे पहले इसकी फर्स्ट है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ये इसकी एग्जांपल है। भाई देखो हमने पढ़ लिया ना इसके बारे में, हमने पढ़ा था कि जी एग्जेम्प्ट सप्लाईज से रिलेटेड इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता, कहां लिखा है, यहाँ लिखा है, इधर सेक्शन 8 क्लॉज ए, यहाँ लिखा है। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है सर, इसकी और एग्जांपल्स भी हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है कि इसने कहा है कि कहां यूज हो, अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज। तो इसका मतलब क्या है कि लाजिम है उसका कि गुड्स सप्लाई हो, सुनना मेरी बात तवज्जो से, ठीक है, तवज्जो बच्चों, दोस्तों बहुत शदीद वाली तवज्जो चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या बात कही इसने, इसने कहा कि ये सप्लाई वो यूज हो, अव्वल तो यूज होना, कंडीशन क्या है, यूज हो, और यूज होने के अलावा कहां यूज हो, सप्लाई हो, और सप्लाई भी कौन सा, टैक्सेबल सप्लाई हो तो इनपुट टैक्स मिलता है, वो डिडक्ट होता है। कौन सा इनपुट टैक्स, हमने परचेजेस पे किया, तो हमने कहा व्हाट इफ के सप्लाई टैक्सेबल नहीं हो, एग्जेम्प्ट हो, तो हमने कहा कि इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। इसको कोई एक्स, ये क्रॉस है, एक्स नहीं है, कोई इसको एक्स ना पढ़ ले, ये क्रॉस, ठीक है। तो लाजिम इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा, नहीं मिलेगा, कब, जब सप्लाई टैक्सेबल ना हो। अब सुनो, व्हाट इफ के सप्लाई ही ना हो, यानी वो जो परचेजेस हमने की गुड्स और सर्विसेज की, परचेजेस की, यस, उस पे हमने इनपुट टैक्स पे किया, यस, मगर वो नेवर सप्लाइड हो, टैक्सेबल तो दूर की बात है, नेवर सप्लाइड। भाई क्यों नेवर सप्लाइड सर, क्यों नेवर सप्लाइड, सोचो, इसलिए कि सर जी वो हो गई चोरी, थेफ्ट की वजह से। तो थेफ्ट सप्लाई थोड़ी है, टैक्सेबल सप्लाई तो दूर की बात है सर। और क्या सर, वो हो सकती हैं डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉयड, ठीक है सर। क्यों डिस्ट्रॉयड, भाई स्टॉक था, आग लग गई। अब डिस्ट्रक्शन दो किस्म की होती है, एक वो जो नॉट फिट फॉर कंजप्शन है, गुड्स वापस आई और उसको डिस्ट्रॉय किया, और दूसरी कौन सी है, नहीं, वो एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो सवाल ये है कि उसका डिस्ट्रॉय होना या थेफ्ट होना, क्या ये सप्लाई में कवर होता है, नहीं, सप्लाई में कवर नहीं होता। तो मुझे बताओ लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा कि अगर वो इनपुट टैक्स गुड्स और सर्विसेज में है तो लाजिम है उसे यूज करो, कहां, टैक्सेबल सप्लाईज में, नहीं तो अदर देन टैक्सेबल सप्लाई की सूरत में इनपुट नहीं मिलेगा। तो सोचें, सोचें, ये केसेस भी तो हो सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, ये नया पॉइंट था, आपने सोचा था कभी इसके बारे में ऐसे। तो पहला वाला हमारा कवर हो गया, पहला डिसअलाउंस क्या है, गुड्स सर्विसेज, उसको मैंने कहा कैसे याद करो कि अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज होगा। दूसरे की तरफ आते हैं, अच्छा दूसरा क्या है, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज विच द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। अब ये एनी अदर गुड्स क्या है,
एनी अदर गुड्स में कहा है कि जी नोटिफाइड होगी, ठीक है, कौन सी, नोटिफाइड, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अच्छा जी, नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी हैं, किसने नोटिफिकेशन इशू किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किया है, यानी एफबीआर ने नहीं, बोर्ड ने नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, करेक्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और उस फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में बताई गई है गुड्स और सर्विसेज जिसका इनपुट ये डिसअलाउ कर रहा है, ऑफिशियल गजेट, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा दोस्तों देखो, इसके बारे में अब जहां पे भी टैक्स लॉ में तुम ये बात देखोगे तो फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी किस चीज की, एसआरओ की, एसआरओ ढूंढना पड़ेगा, इसका एसआरओ कौन सा है, ठीक है। काइंडली जरा कंफर्म कीजिएगा, आवाज और बाकी चीजें तो ठीक है, आपको कोई इशू तो नहीं है, ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करनी है। सर जी वो कौन सी चीजें हैं, वो है एक नोटिफिकेशन को हम गो थ्रू करेंगे और इसमें गुड्स ऑलरेडी हमें बता दी गई हैं और उसमें हमें कहा गया है कि जी ये आपको इनपुट टैक्स इसका नहीं मिलेगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, ये हमारा टैक्स मिनी है, इसी में इसका बस थोड़ा सा फाइनल रिव्यू है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी जल्दी। ये देखिए क्या लिखा है, गुड्स वही चीज, गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ गजेट, ये है। सर ये देखिए आपको ना अब ये चीजें नोट करनी पड़ेंगी क्योंकि ये एग्जामिन होती है। एसआरओ 490 ऑफ 2004, अब देखिए एसआरओ का जो नंबर है ना वो जरूरी नहीं कि तुम्हें याद हो, प्रोफेशनली जरूरत पड़ती है, एग्जाम में कंटेंट तुम्हें याद होगी तो कैलकुलेशन कर पाओगे। तो 490 ऑफ 2004 ये नहीं है कि उसके 490 ऑफ 2004 में आया, नहीं भाई, उसमें चेंजेस भी आती रहती है, किसी एसएसआरओ से, किसी वाई एसआरओ से, किसी वो बाद में उसमें चेंजेस भी की होती है, कुछ चीजें ऐड हुई होती हैं, मगर उसका नाम बरकरार रहता है, रेफरेंस और साइटेशन बरकरार रहती है। तो गवर्नमेंट को कहा गया था नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, नोटिफाइड किसने करनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है और फेडरल गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई कर दी, कहां कर दी, एसआरओ 490, तो एसआरओ 490 ऑफ 2004, ठीक है, ये मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां इत्यादि लिख सकता हूं 2004, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑब्लिक 2004 या ऑफ 2004 लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका इनपुट डिसअलाउ किया गया। सबसे पहले फूड, बेवरेज, गारमेंट्स एंड कंजप्शन ऑन एंटरटेनमेंट, फूड, फूड, बेवरेज, गारमेंट एंड कंजप्शन, ये जो ऑन एंटरटेनमेंट है ना, कंजप्शन ऑन एंटरटेनमेंट ये अलग है, फूड अलग है, बेवरेज अलग है। अब आपसे कहा जाता है कि जी एक बोर्ड मीटिंग हो रही थी, उसमें फूड मंगाया गया, ठीक है, यहाँ जी ऑडिटर आया हुआ था, उसको मुफ्ता चाहिए, ठीक है जी, ऑडिटर को हमने केएफसी से खाना मंगा के दिया। बेवरेजेस, ये गारमेंट्स, गारमेंट की क्या एग्जांपल हो सकती है जी, उसमें सिक्योरिटी गार्ड को हमने वर्दी दी, ठीक है। या कंजप्शन ऑन एंटरटेनमेंट, को एंटरटेनमेंट का मतलब है कि कोई कंपनी की या उस सप्लायर की कोई एक ईद मिलन पार्टी थी, उसमें चीजें कंज्यूम हो रही हैं, मुझे बताओ उसको परचेज किया गया है, ठीक है, तो उस केस में ये इनपुट नहीं मिलेगा। एसआरओ कहा जाता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर को, ठीक है, सिंपल अल्फाज में हम एसआरओ को नोटिफिकेशन बोलते हैं और अक्सर इसके साथ लिखा होता है नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, और मैं इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखता हूं एनओजी, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है भाई फैजान, ठीक है। ये वो पावर है जो गवर्नमेंट को दी गई है, तो गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, नोटिफाई करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज करती है उसे एसआरओ कहते हैं।
या उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। कानून में गिवन पावर है, उसको एक्सरसाइज करने का एक डॉक्यूमेंट है, इसके थ्रू। ठीक है, तो पहली चीज क्या हमने पढ़ी, अब इस एसआरओ की कंटेंट में क्या चीजें आती हैं। इसकी कंटेंट पे पहली चीज क्या है, फूड बेवरेज गारमेंट एंड कंजप्शन, जैसे कि मैंने वजाहत कर दी। उसके बाद आता है गिफ्ट एंड गिव अवेज। गिफ्ट एंड गिव अवेज, जैसे आपने टॉप कस्टमर्स के लिए या साल में एक दफा कोई गिफ्ट बेचते हैं, तो उस गिफ्ट में इस्तेमाल होने वाली परचेजेस का इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। गिव अवेज का मतलब है मुफ्ता, फ्री में देना। कोई भी चीज अगर आपने फ्री में दी है और उसके लिए चार्जेस नहीं आपने किए हैं, तो उसका इनपुट टैक्स फ्री। गिफ्ट एंड गिव अवेज पे इनपुट टैक्स नहीं मिलता। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस हमारे मुल्क में गुड्स हैं, ये भी प्रोडक्शन में टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज होती हैं, इस पे सेल्स टैक्स है और सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स भी मिलता है हमें। कब नहीं मिलेगा, जब ये यूज होंगी रेजिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के पास। कहां पे यूज होंगी, रेजिडेंशियल कॉलोनीज। अब मैं मिसाल देता हूं, जैसे कोई एक स्टील मिल हो और उसकी कॉलोनी है एम्प्लॉइज की, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की चार्जेस वो स्टील मिल पे कर रहा है, तो उस चार्जेस में अगर सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी पे सेल्स टैक्स आया है, हालांकि पे रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है, मगर चूंकि यूज उसका कहां हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन के बिजनेस में नहीं, बल्कि रेजिडेंशियल कॉलोनी से जहां एम्प्लॉइज रहते, इस वजह से इसका इनपुट टैक्स नहीं मिलता। ये नहीं है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी पे इनपुट नहीं है, उस वक्त नहीं है जब वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज में यूज हो रहा होगा। उसके बाद आता है क्रॉकरी, कटलरी, यूटेंसिल्स, ये जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते हैं दफ्तर में लंच टाइम के लिए, चाय के लिए, एक्सक्लूडिंग दोज डायरेक्टली यूज्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। अब ये एक्सक्लूजन क्या है कि क्रॉकरी, कटलरी, यूटेंसिल्स इनपुट उस वक्त मिलेगा जब वो डायरेक्टली यूज होंगे टैक्सेबल एक्टिविटी में। तो जब हम ऑफिस में यूज कर रहे होते हैं तो हमारा काम क्या होता है जी, हम कर रहे हैं सपोज प्रोडक्शन, हम कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो हमारे प्रोडक्शन में बर्तन का इस्तेमाल डायरेक्टली थोड़ी होता है, हम तो सिर्फ वो चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी टैक्सेबल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो जिसमें इसका इस्तेमाल डायरेक्टली होना जरूरी है, और वो टैक्सेबल एक्टिविटी है रेस्टोरेंट की सर्विसेज। अगर कोई रेस्टोरेंट होगा तो फिर उसे क्रॉकरी, कटलरी, यूटेंसिल्स, होटल और रेस्टोरेंट्स में जो नेचर ऑफ वर्क है उस टैक्सेबल एक्टिविटी में ये चीजें डायरेक्टली यूज होती हैं, तो उनको तो इनपुट टैक्स मिलेगा। एक होटल को मिलेगा, एक रेस्टोरेंट को मिलेगा, मगर बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने इस्तेमाल के लिए ला रहे हैं। और टैक्सेबल एक्टिविटी यानी रेस्टोरेंट वाले उसे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, अपनी एक्टिविटी के लिए ला रहे हैं। ठीक है बेटा। अब इन सब पे यानी फूड, बेवरेज, गारमेंट, कंजप्शन एंड एंटरटेनमेंट, गिफ्ट, गिव अवेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, क्रॉकरी, कटलरी, इस सब पे इस पे कहता है कि ये इनपुट डिसअलाउ कर रहा हूं जब अपनी कंजप्शन के लिए ये तुम परचेज कर रहे हो। मगर अगर इन्हीं चीजों को, फूड, बेवरेज, गारमेंट, इन सारी चीजों को आप सेल करने के लिए यानी कि स्टॉक इन ट्रेड बना रहे हो, उसको इनपुट टैक्स इज अलाउड ऑन दीज गुड्स, सब पे, बशर्ते के कब, जब ये पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो। स्टॉक इन ट्रेड किसे कहते हैं, गुड्स परचेज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर रीसेल, यानी वो सेल आपने अगर रीसेल करने के लिए, स्टॉक के लिए अगर इसको परचेज किया हुआ है तो आपको इनपुट टैक्स मिलेगा। तो सेकंड नंबर पे जो कवर हुआ वो क्या कवर हुआ, वो कवर हुआ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। और वो कहां नोटिफाइड हैं, वो SRO 490 में नोटिफाइड है और हमने उसको कवर कर लिया। नंबर 2 कवर हो गया। वापस आते हैं अब नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में एक इनपुट टैक्स डिसअलाउ किया गया है, गुड्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3। गुड्स यानी कि ये कहता है कि ऐसा इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स पेड, ये है इनपुट टैक्स पेड ऑन गुड्स। तो इनपुट टैक्स पेड ऑन गुड्स, कौन सी गुड्स, जो सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 हो। अब ये क्या है, नंबर 3 पे कौन सी चीज है भाईजान, नंबर 3 पे है एक्स्ट्रा टैक्स। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा टैक्स कहते हैं। ये एक टर्म है एक्स्ट्रा, ये फर्दर टैक्स से मुख्तलिफ है। एक्स्ट्रा टैक्स
और ये अंडर सेक्शन कौन सा होता है इसका, सेक्शन 3 चार्जिंग है और उसका सब सेक्शन 5 में इसको चार्ज किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में अभी एक पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, एक लिस्ट में इसका तज़किरा है। लिस्ट कौन सी है, जिसमें इनपुट टैक्स नहीं अलाउ होता। तो इसका मतलब यह है, पॉइंट रिमेंबर क्या है, पॉइंट रिमेंबर यह है कि एक्स्ट्रा टैक्स का इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अगर हमने एज बायर कोई गुड्स परचेज की जिसपे एक्स्ट्रा टैक्स था तो उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलता, ये मेन पॉइंट है। मगर साथ साथ हमें एक्स्ट्रा टैक्स को भी समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा टैक्स क्या है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कहता है कि जो टैक्स आमतौर पे लगाया गया, आमतौर पे जो सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है उसके मल्टीपल मेथड से, आमतौर पे जो टैक्स चार्ज हुआ है सबसेक्शन 1 के तहत वो वीएटी मेथड में है। इसके अलावा थर्ड शेड्यूल के थ्रू भी ये टैक्स लगता है। इसके अलावा एक मेथड फिक्स्ड अमाउंट के थ्रू भी है, जैसे बिजली के बिल में कोई फिक्स अमाउंट आ गया। ठीक है, इसके बाद जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी टैक्स किया जा सकता है। और आखिरी क्या है, स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू भी, कोई स्पेशल प्रोसीजर हो जिसके थ्रू भी टैक्स किया जा सकता है। अब स्पेशल प्रोसीजर जो है ये एग्जिस्ट करते थे, बड़े एक्सटेंसिव होते थे, खत्म हो चुके हैं, अब नहीं है, अब कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, खत्म कर दी गए। तो नॉर्मल जो टैक्स हम देखते हैं सबसे ज्यादा कॉमन ये है, उसके बाद ये है। बाकी ये ऑप्शंस तो रखे हैं, कुछ ना कुछ हद तक ये भी एग्जिस्ट करता है, ये टू बी इम्प्लीमेंटेड है और ये खत्म कर दिया गया है। तो कहता है जो भी सेल्स टैक्स का नॉर्मल मेथड है, अब सुने, इस मेथड में लगाया गया टैक्स वो तो होगा, वो तो होगा, मगर गवर्नमेंट इनमें से कोई एक होता है मेथड। ये नहीं करते कि 3 मेथड से उसका गला काटे, नहीं, एक ही चाकू काफी है उसके लिए। तो 1 2 3 4 में से किसी न किसी एक मेथड से उस पर टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इस मेथड से टैक्स। आपने देखा होगा कि थर्ड शेड्यूल जिस पे होगा उसमें वीएटी मेथड नहीं होगा, वीएटी होगा तो थर्ड शेड्यूल नहीं होगा। अब क्या करते हैं, ये कहता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन कौन सा 5, ये क्या कहता है, ये कहता है देखो इनके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। किसे, फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि अगर आप चाहो तो इस टैक्स जो सबसेक्शन 1 1A वगैरह मुख्तलिफ सबसेक्शंस में चार्ज हुआ, अगर आप चाहो तो इसके अलावा ओवर एंड अबव, यानी अगर मेथड 1 से टैक्स चार्ज हो रहा है 17% किसका, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का, या थर्ड शेड्यूल में टैक्स चार्ज हो रहा है 17% किसका, रिटेल प्राइस का, तो कहता है इसके ओवर एंड अबव अगर कौन चाहे, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स चार्ज कर सकता है। सच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स, क्योंकि उसने लफ्ज कहा है ना सच एक्स्ट्रा, तो उसका नाम पड़ गया एक्स्ट्रा टैक्स। तो ये टैक्स इसके जो है पावर में दिया गया। लेजिस्लेचर ने ये टैक्स खुद नहीं लगाया, लेजिस्लेचर ने इन मेथड से टैक्स लगा दिया 1 2 3 से, और एक पावर दे दी फेडरल गवर्नमेंट को कि अगर तुम चाहो तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हो। मगर इसके लिए अब फेडरल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन इशू करके फेडरल गवर्नमेंट ये टैक्स लगा सकती है। कौन सा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। और नोटिफिकेशन इशू करके उसमें फेडरल गवर्नमेंट इसकी डिटेल बताएगी। तो कितना होगा, सेक्शन कहता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कहता है कि ये टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है अप टू 17%। अप टू, इसका मतलब लाजमी नहीं है कि 17% हो। अब इसकी पास्ट में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स फ्रॉम पास्ट, इस वक्त से एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ये 2% पास्ट में चार्ज हुआ है। बाद में बताऊंगा कि मैं पास्ट क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। 2% तक भी ये चार्ज हुआ है, तो इसका मतलब लाजमी नहीं है, ये तो होगा। और फिर इसके मुतालिक प्रोसीजर्स, कि पर्सन कौन होगा, क्लास ऑफ पर्सन कौन सा होगा, गुड्स कौन सी होंगी, ये सारे प्रोसीजर्स जो होंगे उसी नोटिफिकेशन में फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी।
फेडरल गवर्नमेंट को पावर है कि वो गुड्स, क्लास ऑफ पर्संस, जो भी चीजें हैं उसकी स्पेसिफिकेशन करे। अब ये चीज आपको समझ आ गई कि एक्स्ट्रा टैक्स अगर गवर्नमेंट ने लगाया है तो हमने इसको सेक्शन 8 में पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा टैक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिया और एक्स्ट्रा टैक्स का इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक हो गया बेटा, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम कहां जाते हैं, हम यहां जाते हैं कि इनपुट टैक्स नहीं अलाउ हो रहा, ठीक है, इनपुट टैक्स नहीं अलाउ हो रहा। आ जाओ इसको देख लो, सेक्शन 3 को भी देख लेते हैं और सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 को भी देख लेते हैं। ये है सबसेक्शन, सही है भाई, ये है 5। क्या कहता है, देखो किसे पावर दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, लॉ खुद नहीं लगा रहा। फेडरल गवर्नमेंट में इन एडिशन टू टैक्स लेविड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4, तो ये जो 1, 2, 4 हैं, ये कौन से मेथड से, ये है नॉर्मल वीएटी, और ये क्या है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड है। इसके अंदर सबसेक्शन 2 में एक लिस्ट है जिसके अंदर वो जो 3rd शेड्यूल वाला आ जाता है। तो नॉर्मल जो टैक्सेस हैं, इन एडिशन होता है, इन एडिशन, द कीवर्ड इज इन एडिशन, लेवी एंड कलेक्ट टैक्स सच टैक्स एट सच एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, इस वजह से इसका नाम पड़ा एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा रेट और अमाउंट, मगर नॉट एक्सीडिंग, इस वजह से मैंने कहा अप टू 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स एंड ऑन सच पर्सन, क्लास ऑफ पर्संस, in such mode, manner and time and subject to such conditions, limitations as may be prescribed, as may by rule prescribe। इसका मतलब है गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसकी सारी तफसील बताएगी, गुड्स भी वो डिसाइड करे, पर्सन भी वो डिसाइड करे, मोड, मैनर, टाइम भी वो डिसाइड करे, कंडीशंस, लिमिटेशन भी वो डिसाइड करे। इसका मतलब सारा कुछ गवर्नमेंट की झोली में दे दिया गया। ये था एक्स्ट्रा टैक्स। अब सवाल ये बनता है कि क्या सबसेक्शन 5 की पावर को इस्तेमाल करते हुए, सबसेक्शन 5 की पावर इस्तेमाल करते हुए क्या कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है, तो उसका जवाब है नो। पास्ट में ये एक्स्ट्रा टैक्स मौजूद था, जैसे मैंने आपको कहा, इस वक्त ठीक है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इस वक्त कोई एक्स्ट्रा टैक्स उस सेंस में नहीं है, ठीक है। पास्ट में एक 2% था, वो खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, तीन हो चुके हैं, नंबर 4 पे आ गए। गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट टू विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन, ये अभी आज लास्ट जो मैंने पेपर दिखाया पिछले अटेम्प्ट का आपने देखा, उसमें एग्जामिन हुआ है। सेक्शन 8 बहुत एग्जामिन होता है। गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये आपको इसका कुछ आइडिया है, ऑलरेडी हमने इस पे पिछले जो क्लासेस हैं उसमें से इसका जिक्र किया था। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं नंबर 4 को, जिसमें पॉइंट क्या है, सप्लायर फेल्ड टू डिपॉजिट सेल्स टैक्स। ये नहीं कहा बायर फेल्ड, सप्लायर फेल्ड, सप्लायर डिपॉजिट नहीं करेगा तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए असल में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लेट सपोज एक बंदा हो इस तरह कि एक बायर है और एक सप्लायर है, ठीक है, इस बायर ने इनपुट प्लेस करना होता है, माइनस करना होता है, से 17,000 रुपए इसने माइनस करना है। इसका मतलब है कि जब ये माइनस करेगा तो एफबीआर के अकाउंट में ये चीज माइनस हो जाती है, तो इसका जो पेएबल होता है कम हो जाता है, तो एफबीआर के पैसे कम हो गए। लाइन से नीचे मैंने एफबीआर की ट्रीटमेंट लिखी है कि एफबीआर है, एफबीआर को हिट पड़ेगा, क्योंकि बी अपनी परचेजेस पे जब इनपुट टैक्स क्लेम करेगा तो उस केस में क्या होगा, एफबीआर का जो पेएबल होगा उस बी का कम हो जाएगा, एफबीआर को टैक्स कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, 17,000 कम मिलेगा। अगर इसका इनपुट टैक्स वो ना क्लेम करता तो उसका पेएबल ज्यादा होता, करेक्ट।
अब सवाल ये है कि इस बी ने क्या किया, बायर है, इसने परचेजेस की थी 100,000 की। इस 100,000 पे 2-3 सिचुएशंस ये पहले ही आपको चीजों का पता है, फिर भी ये चीजें कवर होंगी और रिवाइज हो जाएगा कि बी ने पहला केस टैक्स पे कर दिया। पहला केस क्या है, इसने टैक्स पे कर दिया, 17,000 रुपए इसने पे कर दिया, तो पेमेंट आ चुकी है सप्लायर के पास 117, और इस सप्लायर ने केस 1 में एफबीआर को पैसे दे दिए 17, क्योंकि अब एफबीआर का पॉजिटिव हो जाएगा। ये है नॉर्मल केस जिसके अंदर एफबीआर, अब देखो एफबीआर चाहता क्या है कि मैं माइनस तो करने दूंगा मगर मेरे पास पैसे आए तो सही। आप सप्लायर की तरफ से पेमेंट आती है जिसका तुम इनपुट सप्लायर दे तो सही। तो पहला केस क्या हुआ ये। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो कि अभी तक बी ने पेमेंट नहीं की, क्योंकि इसके क्रेडिट टर्म्स थी, मगर फिर भी सप्लायर ने पेमेंट कर दी क्योंकि उसका पेमेंट का टाइम हो चुका था। अब क्रेडिट परचेजेस हैं, फिर भी इजाजत है कि हम इनपुट टैक्स लेस कर सकते हैं। क्यों, एफबीआर के पास प्लस हो चुका है, यानी सप्लायर ने पे किया है, आपने नहीं पे किया, इनपुट टैक्स क्लेम कर लो, इनपुट टैक्स क्लेम कर लो, बशर्ते कि आप फिर 180 दिन में इसकी पेमेंट सप्लायर को करोगे। अगर 180 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं की सप्लायर को, तो आपका इनपुट टैक्स भी रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, उस मंथ में। तीसरा केस ये है कि आपने तो पेमेंट कर दी मगर उस बंदे ने, सप्लायर ने पेमेंट नहीं की, तो इस केस में आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों, असल चीज ये नहीं है कि आपने पेमेंट की कि नहीं की, असल चीज है सप्लायर ने। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनी, सप्लायर। बायर को इनपुट उस वक्त मिलेगा जब गवर्नमेंट के पास सप्लायर ने पेमेंट कर दी है, डिपॉजिट कर दी। क्लियर हो गई बात। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि अगर सप्लायर वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे सप्लायर ने सेल्स टैक्स अगर गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया तो इनपुट मिलेगा, और अगर नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सेल्स हैज नॉट वर्ड देख लो, ये था नंबर 4। नंबर 5 पे आ जाओ। परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट इनपुट टैक्स ऑफ विच इज नॉट वेरीफाइबल इन द सप्लाई चेन। ठीक है, ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये नंबर क्या है, नंबर, जो बच्चे इस वक्त लाइव हैं बेटा बताइएगा चीजें समझ आ रही हैं आपको, और ये आपको क्लैरिटी हो रही है, चीजें ग्रिप में आ रही हैं। ओके, एक सवाल आया है कि जी प्रैक्टिकली उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी पेमेंट नहीं आई। देखो उसको नहीं पता चलेगा, एफबीआर को पता चलेगा। एफबीआर को पता चलता है। कैसे पता चलता है एफबीआर को, एफबीआर क्या करता है, वो जो उनके सिस्टम्स हैं वहां से वो चेक करता है। हम तो परचेजेस करते वक्त, अब थोड़ा सा इस पे ये सवाल था सुलेमान का। सुलेमान, ये पुरानी प्रोविजन है, पुरानी मिसाल दे रहा हूं, आगे जाऊंगा ना तो नया सिस्टम बताऊंगा एफबीआर का, तो ये मसला हल हो गया। उस वक्त यही प्रॉब्लम आता था कि हम कहते थे किसे, बायर को, कि तुम्हारा इनपुट डिसअलाउड। वो कहता था क्यों, हमें सप्लायर ने पे नहीं किया। तो वो यही कहता था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पे कर रहा है नहीं पे कर रहा है, हमें तो पता चला ना इनपुट डिसअलाउड। मगर फिर देखो इस चीज को ना थोड़ा सा आगे चल के सुलेमान एक नया सिस्टम आया जो इसी लिस्ट में पढ़ेंगे हम, अब उसे पता चल सकता है। अब उस तक आने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सुलेमान ओके बेटा, उस सिस्टम तक आऊंगा। अब सबसे पहले क्या है, नंबर 5 तक हम पहुंचे। नंबर 5 क्या है, डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, और डिस्क्रिपेंसी लगाने वाला कौन है, क्रेस्ट। पहले समझते हैं ये क्रेस्ट क्या है। क्रेस्ट क्या है, ठीक है, क्रेस्ट की एब्रीविएशन
ये भी मैं आपको चूंकि डायरेक्ट आप यूज करोगे तो साथ साथ में दिखाता जा रहा हूं। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, और उसमें आप सी पे जाओ। ये आ गया क्रेस्ट। क्रेस्ट कहते हैं मींस द कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ये नोट करना, एनालाइजिंग और क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैच करता है ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स। किससे क्रॉस मैच करता है? रिटर्न्स को, सेल्स टैक्स रिटर्न को। ऑल्सो रेफर टू एस, अब ये इसकी एब्रीविएशन है, कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है बच्चों, ये है सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ने क्या करना है? एनालाइज। और क्या करना है? क्रॉस मैच। किसे? सेल्स टैक्स रिटर्न को। तो ये पूरा मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अब तक समझ आ रही है आगे भी अच्छे तरीके से समझ हो जाए। देखिए क्या है भाई, इसको इस तरह देखो, छोड़ो आप इसकी अंग्रेजी को, ये देखो देसी वे में समझाता हूं। एक था बायर और एक है सप्लायर। ठीक है, बायर जब रिटर्न फाइल करता है तो उसमें दो किस्म की डिटेल्स प्रोवाइड करता है। एक जो उसने परचेजेस की, और परचेजेस लोकल भी होंगी, इंपोर्ट भी होंगी, तो इसका एनेक्चर ए और एनेक्चर बी ये कहलाता है। एनेक्स ए और बी में होती है लोकल परचेजेस और इंपोर्ट्स की अलग अलग एनेक्चर्स होती है। ठीक है, तो यहां पे मैं सप्लायर को थोड़ा आगे लिख देता हूं, ये हो गया सप्लायर। इसी तरीके से बी सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या शो करेगा? सप्लाईज जो उसने सेल्स की होंगी, और वो रिटर्न का कहलाता है एनेक्चर सी। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, वो सेल्स की डिटेल्स एनेक्चर सी में पंच करेगा, परचेसेस की डिपेंडिंग के वो इंपोर्ट है या लोकल है और बी में पंच करेगा। जैसे ही वो पंच करेगा ना, तो ये जो सिस्टम क्रेस्ट वाला काम करता है, टोटल को उठा के उसके पहले पेज पे लेके आएगा जिसमें उसकी टोटल परचेजेस अपीयर हो जाएंगी और उसके टोटल्स आ जाएंगे रिटर्न के। तो क्या होगा, सप्लाईज पे आउटपुट टैक्स और परचेस में इनपुट टैक्स, वही तो पढ़ रहे हैं हम। अब देखें, इसने परचेजेस के एनेक्चर में कहा कि मैंने परचेस की है एक बंदे से और वो है एस। मैंने परचेजेस कितने की हैं? इनवॉइस वो चूंकि पूरा एक सेल्स और परचेज लेजर की तरह होता है, हर चीज डिटेल होती है उसमें। एस से परचेज की 1 लाख की, और मैंने 17,000 रुपए उसको टैक्स पे किया है। इस वजह से मैं 17,000 रुपए इनपुट क्लेम कर रहा हूं। कर रहे हैं? करो। आए एस के पास हम, एस ने भी रिटर्न फाइल किया होगा, लाइकवाइज इसने भी अपनी सेल्स की डिटेल्स, सप्लाईज की डिटेल्स दी होंगी, इसने भी अपनी परचेजेस की डिटेल्स दी होंगी। तो अब लाजमी इसने भी तो सप्लाईज में बताया होगा ना कि जी मैंने सेल्स की है टू बी, और मैंने मिस्टर बी को जो सेल की है वो 1 लाख रुपए की है, और उस पर मैं अभी आउटपुट कैलकुलेट करके देना चाहता हूं 17,000 रुपए की। अब देखिए ऐसा होता नहीं था। जो फ्रॉड करता था ना, अब ये दोनों गड़बड़ कर सकते हैं। अगर बी गड़बड़ कर रहा है तो ये वैल्यू ज्यादा लिख सकता है कि जी मैंने तो 10 लाख रुपए की परचेज की है, और अगर ये सी एस जो है वो गड़बड़ कर रहा है ना, तो ये सेल छुपाएगा, होगी सेल 10 लाख की, दिखा 1 लाख रहा है। तो दो ही तरीके हैं ना, या तो बायर अपना इनपुट बढ़ाए ताकि लायबिलिटी कम हो, या सेल्स सप्लायर होने की वजह से छुपाए। तो इसके लिए इन दोनों के दरमियान खड़ा कर दिया गया एक सॉफ्टवेयर। अब समझ आ गई बात आपको? इन दोनों के दरमियान खड़ा होगा सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या करता है? क्रेस्ट किस चीज के लिए है? क्रेस्ट है कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ सेल्स। रिस्क बेस्ड इसलिए कि हर किसी की क्रॉस मैचिंग नहीं करते, जिस पे शक पड़ता है, जिसका ऑडिट हो रहा होता है, उसे चेक करते हैं। रिस्क बेस्ड उसे चेक करो जिसमें रिस्क हो, सबको नहीं। तो इवेल्युएशन करेगा, क्या करेगा? अब ये सॉफ्टवेयर, इसको जब कहा जाएगा कि बी की उठाओ परचेजेस और एस और इस जैसे और सप्लायर, जो भी सप्लायर होंगे उनकी उठाओ सेल्स, और क्रॉस मैच करो कि क्या चीजें मैच कर रही हैं। अगर मैच कर रही है ओके, और अगर मैच नहीं कर रही, मैच क्यों नहीं करेंगी? सपोज करो इधर सेल्स जो थी, सपोज करते हैं लिखी हो 50,000, तो इसका मतलब है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, इसने परचेजेस इन्फ्लेट की हुई है या इसने सेल छुपाई हुई है। तो किसी ने भी गड़बड़ की हो, पकड़ा जाएगा इनपुट वाले को जिसको नुकसान दिया जा सके। तो कहता है अगर क्रेस्ट की आ गई ना डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब है डिफरेंस, क्रेस्ट ने ना अगर मिसमैच हो गया, क्या हो गया? मिसमैच। तो ये मिसमैच कहलाता है डिस्क्रिपेंसी, और इसकी वजह से ये इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। समझ आ गया भाई? ये इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब है कि मिसमैच की सूरत में इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। ठीक है भाई? कौन सा मिसमैच? जो क्रेस्ट की वजह से, डिस्क्रिपेंसी की वजह से लग जाए। अब क्या होगा? कब तक भाई? देखिए सपोज उसमें मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, तो क्रेस्ट का जो डिस्क्रिपेंसी है उसको खत्म करवाओ। हम फोन करेंगे सप्लायर को, उसको बोलेंगे कि भाई ये तुमने क्या किया, 50,000 क्यों लिखा है, जबकि इनवॉइस में तुमने मुझे कितना दिया है? अरे भाई गलती हो गई, ठीक है ठीक करता हूं। जिसने ठीक कर दिया, मिसमैच खत्म हो गया, इनपुट मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो ये था नंबर 5, डिस्क्रिपेंसी बाय क्रेस्ट। 5 में दो बातें हैं। एक, क्रेस्ट ने क्या किया? डिस्क्रिपेंसी ढूंढी, इनपुट नहीं मिला। एक और भी चीज है इसके अंदर, और वो क्या है? इसमें एक सब पॉइंट था दूसरा, और वो है सब पॉइंट रिलेटिंग टू सप्लाई चेन, कि अगर वो इनपुट टैक्स सप्लाई चेन में वेरीफाइबल नहीं होगा तब भी उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। अब ये कैसे काम करता है? सप्लाई चेन में ये चीजें कैसे आती हैं? सप्लाई चेन में कैसे वेरीफाई किया जाएगा? देखिए सप्लाई चेन में ऐसे किया जाएगा कि एक है बंदा जिसको चेक किया जा रहा है, से एम को चेक किया जा रहा है, ये रडार पे इस वक्त एफबीआर के, इसको चेक किया जा रहा है, ये इसने क्लेम किया हुआ है इनपुट टैक्स, और ये इनपुट टैक्स चेक किया जा रहा है कि ठीक है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? इसने परचेज की किससे? ओ से। तो ओ की सेल में मौजूद है वो चीज? यस मौजूद है। मगर अगर व्हाट इफ के दोनों फ्रॉडी हो या एक बंदा दोनों के पीछे, तो मिसमैच तो होगा ही नहीं ना। तो फ्रॉड करने वाले लोग क्या करते हैं? 2-3 एंटिटीज बना देते हैं, आपस में ट्रांजैक्शंस दिखा के फ्रॉड करके भाग जाते हैं। तो इस वजह से सप्लाई चेन की बात आती है कि सिर्फ ये नहीं चेक करना कि जी उसने किससे खरीदा, ये भी चेक करो कि उसने किससे खरीदा। जब हमने ओ को देखा तो पता चला ओ ने तो बी से परचेस किया था, तो इसकी परचेस क्या बी की सेल से वेरीफाई हो रही है? यस हो रही है, आगे बढ़ो। इस तरीके से सप्लाई चेन पे जाएंगे और से हम पहुंच गए मैन्युफैक्चरर तक या इंपोर्टर तक, क्योंकि ओरिजिनेटर तो यही होगा। अब इस सप्लाई चेन में किसी ने तो उस प्रोडक्ट को इस मुल्क में बनाया होगा या लाया होगा ना, तो वो चेन पूरा वेरीफाइबल होगा, तो इनपुट टैक्स मिलेगा। अब बेसिकली होता क्या है कि अभी भी रियल जो वर्ल्ड है एफबीआर की, उसमें पूरा सप्लाई चेन के कोई ऑडिट्स नहीं होते। जरूरत पड़ने पे कंप्यूटर से ये काम कराया जा सकता है कि भाई चलो चेक करके दो। ऑडिट्स में कभी कभी ये रेयरली होता है, ये कोई रेगुलर फीचर नहीं है। तो फ्रॉड के डाउट की सूरत में क्या है? इस इनपुट टैक्स को डिसअलाउ किया जाएगा अगर सप्लाई चेन में ये वेरीफाई ना हो, नॉट वेरीफाइबल। तो कैसे वेरीफाइबल नहीं होगा? वो इस तरह नहीं होगा कि जब हमने देखा कि जी एम ने कहा है कि मैंने जी ये 15 चीजें परचेज की हैं ओ से,
तो ओ तक वेरीफाई हुई, ओ से वही देखा गया, अच्छा ओ ने भी अपने रिटर्न के अंदर बताया था मैंने ये चीजें खरीदी है बी से, वहां तक हुई। मगर जब हमने बी के रिटर्न में देखा तो बी ने कहा कि ये चीजें मैंने परचेज की हुई है एक्स से, एक्स से या ए से, किसी से भी, ठीक है ना। तो जब हमने उनके रिटर्न में देखा, चलो ए के रिटर्न में देखा, ए ने सेल बी को शो ही नहीं की थी। इसका मतलब है कि फ्रॉडिये यहां तक कंट्रोल करके चल रहे थे, ये इंडिपेंडेंट बताता। बी को किसी का नाम तो देना ही था ना, किसी का नाम तो देगा ना, अगर किसी का नाम नहीं देगा तो कैसे इसको रिटर्न मैच करेगा। तो यहां ए ने कोई सेल नहीं की, नो सप्लाईज टू बी, ये चेन टूट गया। समझ आ गया आपको? तो ये कहा जाएगा वेरीफाइबल नहीं है, इस केस में भी इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। ठीक है जी। सेक्शन 8 में हमने कितनी ट्रांजैक्शंस कर ली? नंबर 1 अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज, नंबर 2 नोटिफाइड, नंबर 3 एक्स्ट्रा टैक्स, 4 सप्लायर फेल टू डिपॉजिट टैक्स, 5 क्रेस्ट, मगर क्रेस्ट के साथ दो चीजें, इनपुट टैक्स नॉट वेरीफाइबल इन सप्लाई चेन। ठीक है बेटा। अगला फेक इनवॉइसेस, फेक इनवॉइस पे भी इनपुट टैक्स नहीं मिलता। भाई फेक इनवॉइस पे इनपुट टैक्स नहीं मिलता, मगर फेक इनवॉइस है क्या और फेक इनवॉइस क्यों इशू किया जाता है? नंबर 6 फेक इनवॉइस है और इसके साथ कुछ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 6 फेक इनवॉइस। देखिए फेक इनवॉइस का मतलब है कि ओनली इनवॉइस इशूड, नो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हैपेंड। कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हुई नहीं, सिर्फ क्या किया गया, एक इनवॉइस इशू कर दी गई। जिस सेल को रिकॉर्ड किया गया वो हुई नहीं थी, सिर्फ पेपर इशू किया गया। ऐसा क्यों करेगा कोई भी? इसलिए करेगा कि उसने फ्रॉड करना। फेक इनवॉइस क्यों इशू करते हैं? देखिए फेक इनवॉइस की एक मैं आपको रियल केस में से एक सिचुएशन समझाता हूं ताकि आपको उसकी लॉजिक समझ आ जाए। और फेक इनवॉइस जब पकड़ी जाएगी, ऐसे थोड़ी है कि फेक इनवॉइस के कहीं कोई निशानियां होती हैं कि ये लिखा होता है या लोग आके मानते हैं कि हम फेक इनवॉइस इशू करते हैं, नहीं, वो शक पड़ता है, वेरिफिकेशन करते हैं, फिर पता चलता है। अब देखिए एक सपोज कर लो कि एक इंपोर्टर है और आप लोगों को ये चीज पहले कवर करा चुका हूं कि इंपोर्टर जब इंपोर्ट्स करता है तो इंपोर्ट स्टेज पे वो टैक्स पे करता है, इनपुट टैक्स। तो सपोज इस बंदे की 100 मिलियन की इंपोर्ट्स है और 17% से इसने 17 मिलियन का इनपुट टैक्स पे किया हुआ है। कहां पे किया हुआ है? इज वेरीफाइबल, जेन्युइन वेरीफाइबल। कस्टम्स का डेटा निकालो, नजर आएगा कि जी इसने 17 मिलियन का टैक्स कस्टम्स अथॉरिटीज को पे किया हुआ है, क्योंकि इंपोर्ट्स जहां पे होती है वहीं पे सेल्स टैक्स पे किया जाता है। अब क्या हुआ, इस इंपोर्टर ने इस माल को जो उसने इंपोर्ट किया था 100 मिलियन का बेचा। बेचते वक्त एक पार्टी इसके पास आई जिसने कहा जी हम आपसे माल तो खरीद रहे हैं मगर हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ना सिर्फ हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, होंगे भी नहीं, और हम इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो छुपके काम कर रहे और कहा देखो हम आपसे माल उस वक्त खरीदेंगे जब आप हमारा इनवॉइस नहीं दोगे, हमारा नाम नहीं लिखोगे। मैंने कहा मुझे क्या एतराज, मगर देखो इंपोर्टर क्या कहेगा, इंपोर्टर क्या, देखो यार बात यह है कि माल तो तुम्हें मैं बेचूंगा मगर मुझे इस सप्लाई पे टैक्स देना पड़ता है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखता, लिख देता हूं मिसलेनियस पर्संस, अनरजिस्टर्ड। तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा हुआ है कि जब सप्लाई की जाती है, किसे, सप्लाई टू
अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो मेरी पाबंदी क्या है कि मैं टैक्स चार्ज करूंगा 17% से और फर्दर टैक्स चार्ज करूंगा 3% से। वो मैं कहां से दूंगा? उन्होंने कहा हमसे ले लो। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने 17% का टैक्स और 3% का फर्दर टैक्स दे दिया, क्योंकि वो भी बेचेंगे ना, वो भी किसी से रिकवर करेंगे, प्राइस में डाल देंगे, मगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन में आना भी नहीं चाहते। अब सपोज करो बेटा कि जो 100 मिलियन की चीजें थी वो 150 मिलियन में बिकी, ठीक है, 100 मिलियन की तो परचेज थी ना उसकी, तो 150 मिलियन के हिसाब से करो कैलकुलेट भाई, 150 पे टैक्स कितना बनता है? कितना बनता है बेटा? 25.5, 25.5। फर्दर टैक्स कैलकुलेट करो भाई, 1.50, 4.5। इसका मतलब है कि उस बंदे ने जो टैक्स की मद में 30 मिलियन की पेमेंट कर दी, तो 200 मिलियन, 150 मिलियन की उसकी परचेज थी, 30 मिलियन की टैक्स, और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन आगे प्राइस बढ़ा के वो पास ऑन कर देगा। अब सवाल ये है कि जब इसने इनवॉइस इशू की तो नाम आएगा? उसने कहा अच्छा, उसूलन तो क्या है, अगर नाम नहीं भी देगा लिख देगा ना अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। अब इसमें ये कहानी आ गई। कहानी क्या आ गई कि जी जब तुम लाख रुपए से ऊपर की सेल करोगे तो उसका एनआईसी दोगे। वो बंदा कहता है मेरा नाम ना लिखो। एनआईसी तो दूर की बात है, ये तो आपको पता है ना कि जब सेल की जाती है टू सच पर्सन, तो अगर रजिस्ट्रेशन, ये रिसेंटली बड़ा मशहूर भी हुआ था, बट मैं पढ़ाऊंगा, अभी हम कवर उस तक पहुंचे नहीं है। अब क्या हुआ, सेल इसने की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये बंदा खुद है अनरजिस्टर्ड पर्सन। फिर इसने क्या किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कहा ठीक है यार छोड़ दो, ना नाम ना इनवॉइस कुछ नहीं। अब ये इंपोर्टर एक जबरदस्त पोजीशन पे आ चुका है, बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे, एक टैक्स जितना भी उसने देना था वो रिकवर कर चुका है। ये हम बात नहीं कर रहे कि लीगल बात नहीं कर रहे, ना हम एथिक्स की बात करें, इखलाकियात की बात नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर हम बात करें रियलिटी की। रियलिटी में लोग करते हैं, तो लॉ समझ आएगा जब हम रियलिटी पे बेस करेंगे। ठीक है, ये एथिक्स नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इधर बच जाएंगे, अल्लाह को जवाब देना है, क्यों? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। तो उलुल अम्र मिनकुम क्या है? उस मुल्क का कानून नहीं फॉलो करेंगे, इसका जवाब भी देना होता है। भारत तो क्या हुआ, उस इंपोर्टर ने कहा कि यार देखो टैक्सेस आ गए मेरे पास, अब मैं ये 4.5 मिलियन जो फर्दर टैक्सेस को मैं पॉकेट करना चाहता हूँ, जेब में रखना चाहता हूँ। 4.5, 45 लाख रुपए उसने लिए और जेब में रखना चाहता है। इसने क्या किया, एक और बंदे से राब्ता किया, वो बिल्कुल डिफरेंट बंदा था और वो रजिस्टर्ड पर्सन था। ये क्यों ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको वंस एंड फॉर ऑल प्रोफेशनली भी तुम्हें साउंड कर देंगी इंशाल्लाह। पेपर पास, मेरा ऑब्जेक्टिव इस वक्त क्या है, सिर्फ पेपर बेटा, पेपर पे ही सारी चीजें चल रही हैं, और साथ साथ प्रोफेशनली तुम्हें फायदा होगा तो और अच्छी बात है। इसने क्या किया, इनवॉइस इशू करनी थी इसे, तो बजाय इनवॉइस इशू करने के उसने नाम दे दिया इसका, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन था। रजिस्टर्ड पर्सन को कहा कि मैं तुम्हें एक इनवॉइस इशू कर रहा हूं और मैं तुम्हें सेल शो कर रहा हूं, और सेल पे जो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें इतना इनपुट टैक्स मिल जाएगा, 25.5 का इनपुट टैक्स मिल जाएगा। तुम्हारी तो मौजें हो गई, खरीदा क्या, कुछ नहीं। ठीक है, हकीकत में कितने पैसे, 1 रुपया नहीं पे किया तुमने। सेल्स में दिखा देना लॉसेस, खैर है, आगे पीछे करके हल्का फुल्का एडजस्ट कर देना, मगर 25 मिलियन तुम जो बाकी चीजें बेच रहे होगे ना उसमें से इनपुट ले लो। आप क्या करते हैं, कहते यार तुम्हें इतना फायदा दे रहा हूं, मुझे भी तो दो। अब दिस इज द रीजन कि फेक इनवॉइस बिकती हैं, बिकती हैं। वो ऐसे नहीं देगा उसको 25.5 मिलियन का फायदा, कहता है 5 लाख ऐसे रख, तो 4.5 मिलियन या 5 मिलियन, और इससे जितने पे डील हुई, तो वो जो इंपोर्टर है वो तो फायदे में हो गया ना। आपको बताऊं, ये कुछ इंडस्ट्रीज इस पे चल रही हैं, कुछ बिजनेसेस इस पे चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट नहीं है,
टैक्सेस बचा रहे, टैक्सेस के थ्रू धंधा चला रहे। तो बेटा क्या हुआ 25.5। अब इस बंदे को क्या है, ये भी फ्रॉड किया, इसने भी क्या किया कि इसका टैक्स कम हो रहा है, हो गया। तो ये थी फेक इनवॉइस। ट्रांजैक्शन जिसे नहीं की, टैक्स तो वो उस बंदे से पकड़ के बैठे हुए ना अनरजिस्टर्ड से, किसको एतराज, किसी को भी नहीं, सब खुश, अनरजिस्टर्ड भी खुश, बायर भी खुश, सप्लायर भी खुश, जाली बायर भी खुश। अब देखिए इसमें एक नाम पड़ा, यहां पे इंपोर्टर था पॉइंट 1 पे, अगला बंदा अनरजिस्टर्ड था और अनरजिस्टर्ड को इशू करने के बजाय किसी रजिस्टर्ड को इशू किया गया। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ये जो इनवॉइस थी जिसे इशू होनी थी उसके ऊपर से गुजरती हुई किसी और को इशू की गई। इस किस्म की फेक इनवॉइस का एक नाम रखा गया फ्लाइंग इनवॉइस। फ्लाइंग इसलिए कि इशू करने वाला सामने जो खड़ा है उसे इशू करने के बजाय किसी और को इशू कर रहा है, उसके ऊपर से जैसे गुजरती हुई जा रही है, तो ये इनवॉइस कहलाती है फ्लाइंग इनवॉइस। फ्लाइंग इनवॉइस भी फेक है। तो अक्सर तुम एक टर्म सुनोगे, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस। अच्छा जी, फेक इनवॉइस की और भी किस्में हैं, ये नहीं है कि सिर्फ फ्लाइंग इनवॉइस को फेक कहते हैं। मैंने तो इसको आपको इसलिए समझाया ताकि ये टर्म मैं तुम्हें आज समझा दूं वंस एंड फॉर ऑल कि इसको फ्लाइंग इनवॉइस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। मगर फेक की और भी हो सकती है। मेरे पास खुद के पास माल नहीं था, मैंने कुछ एंट्रियां की, दोनों कंपनी मेरी सिर्फ एंट्रियां चल रही हैं और मेरे पास ना परचेज ना मेरे पास कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स, मैंने सिर्फ एंट्रियां की, आगे से एक बंदे को इनवॉइस इशू किया, इसमें तो जेन्युइन परचेज भी नहीं है। तो फेक की बड़ी किस्में, इसका इनपुट टैक्स नहीं मिलता। क्लियर हो गया? तो साबित होगा तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें फेक इनवॉइस पहले डिपार्टमेंट साबित करे फिर इसका इनपुट टैक्स नहीं मिलता। फेक इनवॉइस पे बस एक छोटी सी चीज बता दूं कि फेक इनवॉइस से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो ये है कि डिटेक्ट कैसे होती है। कैसे डिटेक्ट होती है फेक इनवॉइसेस? देखो हमारे मुल्क में ये तो नहीं है कि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का कोई मॉनिटरिंग की जा रही हो, या एफबीआर से हम जाएं और ट्रक की मूवमेंट की इजाजत ले लें, या एफबीआर वाले रास्ते में खड़े हों, हर ट्रक को निकाल निकाल के चेक करें जी किसका माल जा रहा है। ऐसे तो नहीं है, ना कोई ट्रैकर लगा हुआ है। ट्रैक ऑन ट्रेस एक कुछ सेक्टर में इसीलिए लाए हैं कि वो ट्रेस नहीं हो सकती थी, ठीक है ना, सिगरेट में और इस किस्म की चीजों में वो लाए हैं कि गुड्स को तो चेक करो कि गुड्स थी भी कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है फेक इनवॉइस को। मगर इसका एक मेथड है और वो है पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। जो पिछली क्लास में कवर हुआ था, बैंकिंग चैनल यानी सेक्शन 73। इसमें क्या होता है कि आपको प्रूफ देना पड़ता है कि जी देखो जो आपने परचेजेस की उसकी पेमेंट 50,000 से ऊपर अगर होगा, वो अमाउंट इनवॉइस का एक्सीडिंग 50,000 होगा, तो आप कैसे पे करोगे? क्रॉस चेक से पे करोगे, ठीक है, क्रॉस चेक से पे करोगे या बैंकिंग चैनल, कोई क्रॉस बैंकिंग चैनल होगा उससे पे करोगे। ये साबित, अब देखें एक कहता है जी मैंने 10 लाख रुपए की परचेस की है, हुआ क्या 10 लाख रुपए, पेमेंट तो की नहीं उसने बैंकिंग चैनल से, तो यहां से पता चलता है फेक इनवॉइस है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज हमने कवर की बेटा, ये काफी कंप्रीहेंसिवली, हम छोटी सी बात बजाय लग रही थी उसको कवर की, फेक इनवॉइस सारी चीजें इसकी कवर होगी। आगे नंबर 7, नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है बेटा परचेजेस मेड बाय registered person in case he fails to furnish information required by board. This is the keyword, board, through notification issued under section 26 subsection 5. ये ना theoretical है, इसकी practical कोई आज तक application इस सच नहीं है, मगर नंबर 7 पे आने वाला क्या है कि failure to furnish information, मगर वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं लिखने वाला हूं ना चीज, असल चीज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू बोर्ड, नॉट टू कमिश्नर, नॉट टू असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट टू ऑफिसर ऑफ इनलैंड, टू द बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है एफबीआर हेड ऑफिस। एफबीआर का जो बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर जैसे होता है ना, एफबीआर का बोर्ड इन काउंसिल होता है इस्लामाबाद, एफबीआर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की बात हो रही है, ठीक है। ये लोकल कमिश्नर की बात नहीं है, आरटीओ, एलटीओ, उसके कमिश्नर, उसके चीफ कमिश्नर, उसके ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, उसकी बात नहीं हो रही। टू बोर्ड, और बोर्ड भी लाजिम है कौन सी पावर इस्तेमाल करेगा, सेक्शन 26। और सेक्शन 26 में ये बात जो है सबसेक्शन किस में गिवन है, सबसेक्शन 5 में गिवन है, ये पावर एक्सरसाइज करेगा। देखिए अब सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 हम देखते हैं, तो उसमें कोई सच कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई, तो इनपुट डिसअलाउ कर रहा है यार, क्यों डिसअलाउ कर रहा है, ठीक है। 26 में रिटर्न गिवन है और उसका सबसेक्शन 5 जो है वो ये है, कहता है देखिए एक बात याद रखो, 26 अगर रिटर्न है तो इसका मतलब है कि रिटर्न इज बेसिकली एक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, रिपोर्टिंग है ना, रिटर्न में रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। रिटर्न में क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है, तो रिपोर्टिंग करवा रहे हैं ना लॉ, कहता है रिटर्न फाइल करो, रिटर्न आ गया भाई, रिटर्न में सब कुछ तो ले चुके हो, रिटर्न में क्या छोड़ता है वो, रिटर्न में सेल्स की डिटेल, परचेज की डिटेल, इंपोर्ट्स की डिटेल, इनवॉइस वाइज समरी, सारी चीजें तो मैं दे चुका हूं। नहीं नहीं नहीं, देखो 26 के सबसेक्शन 1 में रिटर्न मांग, ठीक है। मगर चूंकि हमारे मुल्क में मेथड्स अलग अलग है, कहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी मेथड है, कहीं सेल्स टैक्स सप्लाईज पे है, कहीं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज यूज होता है, कहीं नहीं होता, कहीं तो जरूरत पड़ सकती है ना किसी इंफॉर्मेशन की। भाई एक इंडस्ट्री थी जो कि सेल्स टैक्स पे कर रही है वीएटी मेथड से, मगर वो सेल्स टैक्स कम आ रहा है, एफबीआर को लग रहा है यार जितनी इंडस्ट्री में दम है ना उतना टैक्स नहीं आ रहा, तो उसने कहा अच्छा इसको प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स करना चाहते हैं, तो सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, नो। तो नीड बेसिस पे बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस फॉर एनी गुड्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन और क्लास to furnish such summary or details or particulars pertaining to imports, purchases or supplies during any period or production in such format is may be specified। यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सच समरी और डिटेल्स और पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू इंपोर्ट्स, परचेजेस और सप्लाईज, यानी एफबीआर नीड बेसिस पे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और लिखेगा हम सेक्शन 26 सबसेक्शन 5, और उसमें कोई लेटर नहीं लिखेगा, नोटिफिकेशन इशू होगा, क्योंकि क्या लिखा है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, तो एनी पर्सन नाम लिखा होगा, क्लास ऑफ पर्सन इंडस्ट्री होगी। तो अब अगर आप सोचें एफपीआर हेड ऑफिस को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली किसने चाहिए होगी, पॉलिसी मेकिंग के लिए, और लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो जिस लॉ के पीछे बाइट नहीं होता ना, बाइट, वो लॉ इंप्लीमेंट भी नहीं होता। और वो बाइट किधर है, इससे अगर लोगों को कैसे मजबूर किया जाएगा कि दो इंफॉर्मेशन समझ आ गई, पहुंच गए उस बात पे, सर अगर ये नहीं होगा ना, बाइट इसका क्या है, इसका बाइट है ये कि अगर तुमने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो पहले तरफ एक इवेंट होना चाहिए, एक एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी में क्या है, बोर्ड ने लाजिम है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उसने क्या किया, उसमें कॉल फॉर किया फॉर इंफॉर्मेशन, और कैसे किया, अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 में किया। अब अगर इसका जवाब फेलियर है, नहीं दी इंफॉर्मेशन, तो फिर इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कितना नॉट अलाउड, तो मगर कितना, कितना ये नहीं लिखा इसमें, ठीक है। आ जाओ सेक्शन 8 से दोबारा पूछते हैं,
चीजें समझ आ रही हैं बच्चों जो लाइव इस वक्त बैठे हैं मेरे साथ? सुलेमान, जीशान बेटा, चीजें ठीक है? फैजान बेटा ये देखो, ठीक है, ये इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा भाई। कितना नहीं मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा भाई, ये स्पेसिफाइड नहीं है सेक्शन में, ये स्पेसिफाई होगा उस नोटिफिकेशन में। वो जो सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 का नोटिफिकेशन होगा, उसमें इसका रेफरेंस होगा कि इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन योर इनपुट टैक्स ऑफ सच एंड सच डिस्क्रिप्शन या सच एंड सच मंथ या इतने % ऑफ द मंथ, वो क्वांटम स्पेसिफाई कर देंगे। अगर तुम नहीं दे रहे, हम इनपुट डिसअलाउ कर देंगे यूजिंग द पावर्स गिवन इन सेक्शन 8 क्लॉज ई। समझ आ गया भाई? तो ये वाला जो पावर है यहां पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। मगर इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ वो जो बोर्ड वाला। अब देखिए, मैं कमिश्नर ने मुझसे कहा कि जी फला इंफॉर्मेशन दो, तो कमिश्नर सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 नहीं इस्तेमाल करेगा। कमिश्नर के पास ये पावर नहीं है। कमिश्नर इस्तेमाल करेगा डिफरेंट पावर्स, जैसे वो सेक्शन 25 इस्तेमाल करेगा जो एक्सेस टू रिकॉर्ड या ऑडिट का है, या वो सेक्शन 11 इस्तेमाल करेगा जिसको, तो मैं सेक्शन 11 और सेक्शन 25 की अगर मैं डेटा ना भी दूं तो ये नहीं होगा मेरे साथ, और कुछ हो सकता है अगर ये नहीं होगा। क्लियर भाई? आगे ये है क्लॉज एफ, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। नंबर 7 है नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, नंबर 1 पे लिखा था अदर देन टैक्सेबल सप्लाई, मगर उस पे ना कंफ्यूजन, डिबेट, डिस्कशन के जी अदर देन का क्या मतलब है। तो क्लेरिफाई करने के लिए ये एक एंट्री बढ़ा दी, और उसमें क्या लिखा, उसमें एंट्री बढ़ा दी और कहा कि अगर आपकी गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जो परचेज की, यस वेरीफाइबल है, यस हमने गुड्स परचेज की या सर्विसेज परचेज की। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं तुम्हें, हमने गुड्स परचेज की हैं एक्सरसाइज कॉपीज, ठीक है। फिर कहता है जी गुड्स और सर्विसेज जो आपने परचेज की, टैक्सेबल सप्लाई क्या है आपका? आपका टैक्सेबल सप्लाई क्या है जी? मेरा टैक्सेबल सप्लाई है स्प्रिंकल बनाना। ये जो वो एग्रीकल्चर का ड्रिप मेथड है, उसके लिए स्प्रिंकल जो होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं, स्प्रिंकल। ठीक है, स्प्रिंकल बनाना, जिसके लिए मुझे प्लास्टिक और कुछ और जो थोड़ा सा मेटल वगैरह चाहिए होता है। अब सवाल ये है कि अगर तुम्हें मैं ये कहूं कि एक्सरसाइज कॉपी परचेज की जाए 20 मिलियन की, और उस पे सेल्स टैक्स पे किया जाए 17% से, और 17% के 20 मिलियन के हिसाब से अगर आप आए तो ये टैक्स बनता है। और फिर कहा जाए कि हमने ये इसलिए परचेज किए क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि स्प्रिंकल बनाने में क्या इसका कोई यूज है? तो इनपुट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, नॉट रिलेटेड टू। अब अव्वल तो ये जो मैंने आपको केस दिया ना, ये रियल लाइफ केस ऐसा हुआ है भाई, कहां से बोलेंगे? अव्वल तो ये एक्सरसाइज कॉपीज का यूज ही नहीं है। वो बंदा कहते नहीं जी, अच्छा फ्रॉडिया भी तो हो सकता है ना। फ्रॉडिया, उसने फेक इनवॉइस परचेज की थी, ये तक नहीं देखता फ्रॉडिया कि जी मैं परचेज क्या दिखा रहा हूं, वो इतनी अकल तक उसमें नहीं है। वो देखता कि यार ऐसा हुआ है फ्रॉड, पकड़े गए लोग भाग गए। कुछ लोग नहीं जी हमने तो फ्रॉड नहीं किया, हमने खरीदा है जी। कहां से? जी फला बंदे से। वो किधर है? गायब है वो।
हमारा क्या कसूर। तो अगर जेन्युइनली भी परचेज किया होता ना तब भी इसका इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करना। टैक्सेबल गुड्स, वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई करना, उस प्रोडक्ट को परचेज करना, उसे सप्लाई करना। ठीक है, तो अगर वो नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई होगा, इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद है एक और क्लेरिफिकेशन कर दी गई नंबर 9 पे। नंबर 9 पे क्या क्लेरिफिकेशन कर दिया? गुड्स आर सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजप्शन। और क्या? कंजप्शन। तो हम अपने घर के बिजली का बिल, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें हमको इनपुट टैक्स पे कर रहे हैं, और अगर ये हमारे घर के बिजली का बिल है तो हमें इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजप्शन। ठीक है, ये आसान है, इस वजह से इस पे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना तो आप ऑलरेडी इसको जानते हो कि जी अगर नॉट रिलेटेड, तो मैंने एक्सप्लेन किया, पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज वाला इनपुट टैक्स नहीं मिलता। और क्या हो रही है? कंजप्शन हो रही है, बिक नहीं रहा, कंजप्शन हो रही है, कंज्यूम हो रही है वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स आर सर्विसेज, सॉरी, गुड्स यूज्ड इन और परमानेंटली अटैच्ड टू, यूज्ड इन और परमानेंट अटैच्ड टू, मगर परमानेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां कौन सी होगी? बिल्डिंग, सच एज अ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग में क्या इस्तेमाल होता है? यूज्ड इन या परमानेंट अटैच्ड टू। अब इसकी एग्जांपल दे रहा है, सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, सरिया वगैरह, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग्स, पाइप्स, वायर्स, केबल्स, बट एक्सक्लूडिंग। भाई बात यह है कि अगर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं ताकि फिर उसे इस्तेमाल करें, यूज्ड इन, या परमानेंटली अटैच्ड तो करें, किसके साथ? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। इसका मतलब है जो पॉइंट टू नोट और पॉइंट टू रिमेंबर है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल है सादा तरीन बिल्डिंग। अब आप सोचो, फिर इसकी एग्जांपल्स दे रहा है, खुद एग्जांपल्स दे रहा है। क्या क्या एग्जांपल्स दी इसने? इसकी एग्जांपल्स दे रहा है खुद, कहता है जी देखो इसकी क्या एग्जांपल होंगी? मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग्स, पाइप्स, वायर्स, केबल्स, ये सारी चीजें इसकी एग्जांपल्स दे रहा है। अब देखिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ खुद के, अगर हमारी गुड्स हैं और वो सपोज करते हैं कि जी सीमेंट है, ठीक है, तो चूंकि वो सीमेंट है तो सीमेंट की वजह से आप देखें कि सीमेंट क्या होता है? यूज्ड इन होता है, उसके बगैर बिल्डिंग बन नहीं सकती, सरिया उसके बगैर बन ही नहीं सकती। तो कुछ तो ऐसे मटेरियल है जो यूज इन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अटैच टू नहीं लिखा, परमानेंटली। इनपुट कब डिसल होगा? जब परमानेंटली अटैच होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं किस चीज पे? परमानेंट अटैच्ड की जो की बात कर रहा हूं, यहां पे इसकी एग्जांपल दे रहे हैं और मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसकी एग्जांपल्स को। व्हाट अबाउट एयर कंडीशन, व्हाट अबाउट एसी? क्या एसी बिल्डिंग में इमूवेबल प्रॉपर्टी में यूज्ड इन होता है? नो, नो यूज इन तो नहीं होता। अटैच्ड टू, हाँ अटैच्ड तो होता है, मगर परमानेंटली नो, नो। तो एयर कंडीशन का हमें इनपुट मिलेगा। नो का मतलब क्या है? ये कि वो परमानेंटली अटैच नहीं होता। परमानेंटली अटैच हो तो इनपुट डिसल होगा, परमानेंट अटैच नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ सर वायरिंग,
वायरिंग, देखो वायरिंग कौन सी सर, अगर वायरिंग एक्सटर्नल हो दीवार वाली, मेरे ख्याल में वायरिंग अगर एक्सटर्नल हो तो वो अटैच्ड तो है, परमानेंट नहीं है। अच्छा कंसील्ड, हाँ कंसील्ड जो है ना, अब गई। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब क्या है कि वेदर वो परमानेंटली है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और परमानेंटली नहीं है, या तो यूज हो जाए उसमें, या परमानेंट, ये बेसिक क्राइटेरिया है। ये मीट होगा तो हम डिसअलाउ करेंगे, नहीं होगा डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो परमानेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है? परमानेंट का क्राइटेरिया ये है कि आप उसे रिमूव करें और यूज करें किसी और जगह, और वो यूज हो जाए, ये परमानेंट अटैचमेंट नहीं होती। और अगर आप उसे रिमूव करें और उससे वो खराब हो जाए, ये क्राइटेरिया होता है परमानेंट अटैचमेंट का, कि उसे निकाल के हम कहीं यूज नहीं कर सकते। तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं, पेंट्स, जो पेंट किया होता है, क्या लगा के कहीं लगा सकते हैं? अगर कोई बंदा कहे नहीं ये पेंट तो देखे यूज इन नहीं होता, इन थोड़ी है, वो कोई ब्रिक्स थोड़ी है, सरिया थोड़ी है, सीमेंट थोड़ी है, तो हम कहेंगे अच्छा अटैच्ड तो है ना। तो ऐसी चीजें यहां समझिए, इसका मतलब है उस बिल्डिंग का एसेंस, इसमें एसी शामिल नहीं कर लेना, इसमें वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन शामिल नहीं कर देना, क्योंकि वो रिमूव करके कहीं और यूज की जा सकती है, उसका इनपुट टैक्स मिलना चाहिए। डिसअलाउ किसको कर रहा है? जो परमानेंटली अटैच्ड होगा। ठीक है, क्यों? अब मैं आता हूं कि इसका क्यों डिसअलाउंस है। देखिए इसका डिसअलाउंस इसलिए है कि जब हम परचेजेस कर रहे होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। परचेजेस में हम परचेज करें रॉ मटेरियल, परचेजेस में हम पे करें, परचेज करें पैकिंग, इवन हम परचेज करें मशीन्स, हम परचेज करें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, और इन अदर वर्ड्स जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग के मटेरियल्स। अब सवाल ये है कि जब इसमें जो टैक्स पे हुआ, क्या वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका हिस्सा बना कि नहीं बना? अगर हमारी प्रोडक्ट का जो हम बना के बेच रहे हैं उसका हिस्सा बना, और वो जो कॉस्ट हमने पे की, इसकी इनकी जो भी कॉस्ट पे की, क्या इधर शामिल थी? रॉ मटेरियल शामिल है, ये सेलिंग, इसकी जो जितनी भी हमने लाख रुपए की परचेज की थी, सेल करते वक्त लाख रुपए सेलिंग प्राइस में शामिल होता है, तो डबल टैक्स हो रहा है। पैकिंग शामिल है, मशीन्स उस तरह तो शामिल नहीं है क्योंकि उसकी प्राइस तो शामिल नहीं होती, टूल्स नो वो भी शामिल नहीं है। मगर पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, अब आप मेरी बात समझिएगा। कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल की तरह यूज होती है, डायरेक्ट वो हिस्सा बनती है, मटेरियल कंपोनेंट पैकिंग, उसका तो इनपुट कोई रोक भी नहीं सकता, उसका इनपुट तो मेरा हक है। ठीक है, फिर आती है वो चीजें जो कि उसका हिस्सा तो नहीं बनती, मगर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो इसेंशियल है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं बनी, मगर डायरेक्ट यूज जरूर है, उसके बगैर वो बन नहीं सकती, उसका इनपुट टैक्स भी नहीं डिसअलाउ हो सकता, क्योंकि मैंने उसको क्यों खरीदा। अब सवाल पता है क्या है? सवाल वो है ऐसी चीजें जो ना उसका हिस्सा बन। आई होप कि ये पॉइंट तुम पिक कर रहे हो बेटा, वो मैं $1,000,000 पॉइंट बता रहा हूं, ये मेरी बड़ी एक्सटेंसिव इसकी स्टडी और रिसर्च है बेटा टैक्स की, तो उसकी बेसिस पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चीजें। इस पे मैं बहुत स्टडी की है, यूरोपियन सिस्टम्स को, यूरोपियन VAT को, तो मुझे खुद समझ आए कि चीजें ये स्ट्रक्चर बना कैसे। तो जो चीज हम बना के बेच रहे हैं, या तो इसका हिस्सा बने, इस रिमोट में इस्तेमाल होने वाली चीजें, या इसको बनाने की मशीन्स, उसका इनपुट। मगर मैं ये काम जो कर रहा हूं एक बिल्डिंग में कर रहा हूं, यार इसका मतलब बिल्डिंग जरूरी तो है, अगर इसेंशियल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग, इसलिए इसका इनपुट डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि इसका इसके साथ इनडायरेक्ट कनेक्शन है।
है, हम धूप में नहीं बनाएंगे चीज। आपको लॉजिक समझ आए क्यों? मैं आपको बता रहा था कि आखिर इसे डिसअलाउ क्यों कर रहे हैं, ये मैं समझा रहा हूं आपको। रीजन फॉर डिसअलाउंस, ये रीजन फॉर डिसअलाउंस क्या है? ये है कि ये इसलिए डिसअलाउ कर रहा है कि यहां ना इसका ना डायरेक्ट मटेरियल की तरह ना इसेंशियल मशीन्स की तरह इसका यूज नहीं। तो क्या कहा, मैं इसका इनपुट टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि पहले एक उसूल बता चुका है, अदर देन टैक्सेबल सप्लाई, नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई। ये सेम प्रिंसिपल चला रहा है, सेम प्रिंसिपल चला रहा है कि बिल्डिंग ठीक है जरूरी है, बट उस प्रोडक्ट में उसका कंपोनेंट आ रहा है बिल्डिंग का नहीं। प्रोसेसिंग मशीन्स कर रही हैं, लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो मैं अगर खूबसूरत सी एक बिल्डिंग बना दूं, सादा सी बिल्डिंग बना दूं, उस प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है? दैट इज वाई इसका मतलब उस प्रोडक्ट के लिए लॉ उसको डायरेक्टली लिंक नहीं मानता, डायरेक्टली लिंक नहीं मानता। अगर उस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली लिंक मानता ना तो इनको डिसअलाउ नहीं करता। तो इस वजह से इसने बिल्डिंग का डिसअलाउंस कर दिया। फिर इस डिसअलाउंस पे एक्सेप्शन से, 3 एक्सेप्शन से। एक्सेप्शंस में सबसे पहले तो कुछ आसान है। पहली एक्सेप्शन क्या है? अक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, यानी अगर इन्हीं चीजों को हम एज स्टॉक के लिए सेल रीसेल, स्टॉक इन ट्रेड है अगर हमारा, हमने इसके इन्हीं सारी चीजों को जो ऊपर थी इनपुट मिलेगा। सुलेमान ने सवाल पूछा है क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल डायरेक्टली नहीं है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का है, ये मैं बात नहीं कर रहा था कि बिल्डिंग का नहीं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का। बिल्डिंग उस रिमोट के लिए नहीं है, मैं रिमोट बना रहा हूं। बिल्डिंग का यूज क्या है इस रिमोट के लिए, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये है सुलेमान बात। मटेरियल तो डायरेक्ट है ना बिल्डिंग के लिए, मगर बिल्डिंग इसके लिए डायरेक्ट नहीं है। सुलेमान समझ आ गई बात? इसके लिए मैं बात कर रहा था। अगर वो सेल रीसेल के लिए इनपुट टैक्स मिलेगा, एक्सेप्शन है, इनपुट अलाउड। इसका मतलब है कि सेल रीसेल के लिए नहीं, हम यूज करने अपनी कंजप्शन के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए परचेज करें तो इनपुट डिसअलाउड है। फिर दूसरा, डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन और फॉर डायरेक्ट यूज, देख रहे हो कि उस मटेरियल का डायरेक्ट यूज इन सच गुड्स। अच्छा एक चीज ये रह गई है, ये मैंने अभी, ये जो आप समझ रहे हो ना प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, मैंने इसको खुद छोड़ा हुआ है, पहले मुझे समझाने दो, फिर तीसरे नंबर पे इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट एक्सक्लूडिंग में मैंने पहली चीज छोड़ी हुई है, सच गुड्स अक्वायर्ड फॉर सेल रीसेल और फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो यही चीजें अगर क्या हो, डायरेक्ट यूज, मगर किसमें? बिल्डिंग में नहीं, इन टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई। भाई कैसे हो सकता है टैक्सेबल सप्लाई में ये यूज? सीमेंट कैसे यूज हो सकता है? देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। लिफ्ट या एलिवेटर, भाई मुझे बताओ कि लिफ्ट में जब तुम चढ़ते हो तो वायर्स यूज होती हैं? सर होती हैं। नीचे फ्लोर पे टाइल्स लगी होती हैं? सर सीमेंट इस्तेमाल होता है, सारी चीजें होती है। अब व्हाट इफ के मैं मैन्युफैक्चरर हूं लिफ्ट का, मैं सप्लायर हूं लिफ्ट का, मेरा प्रोडक्ट का नाम क्या है? लिफ्ट, एलिवेटर। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरे लिए सीमेंट का परचेज होना, मेरे लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल का परचेज होना अब इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरा सीमेंट कहां यूज हो रहा है? मेरे टैक्सेबल सप्लाई में डायरेक्टली यूज हो रहा है, प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, तो मिल जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब मैं आता हूं, जो नंबर 1 एक्सक्लूजन था मैंने उसको आखिर में लाया और उसको मैं नंबर 3 अरेंजमेंट में अपना बना दिया है। ये कहलाता है प्री
फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। क्या होती है प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स? प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का अगर तुम तर्जमा करोगे तो पहले से बनी बनाई बिल्डिंग्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। थोड़ी सी रिसर्च की मैंने इसकी बेटा प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स पे। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स कहते हैं मूवेबल बिल्डिंग्स को। ये कैसे हो सकता है सर मूवेबल बिल्डिंग? आप सोच रहे हैं कि सर ने गलती से बोल दिया मूवेबल बिल्डिंग्स। नहीं सर, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट यूनिट होता है, एक कंप्लीट यूनिट होता है जो मोबाइल होता है, मोबाइल होता है। देखिए क्या है, एक प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग का मैंने सुना, जो थोड़ा सा जब लॉ आता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि ये कहाँ से लाए, किस मुल्क से सीखा, या मुल्क में अंदर ही था तो लॉ ड्राफ्ट करने वाला बंदा कौन था, पहुंच के उससे सीखता हूँ, बता ये क्यों आया। तो वहां से बेटा मेरा ग्रिप बनता है। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्सपर्टीज देख रहे हो, ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों की तपस्या है, ठीक है। और मुझे मजा आता है इस चीज को करने में, तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय इट। प्रीफेब्रिकेटेड बिल्डिंग का मुझे पता चला कि इसका मकसद क्या है। देखिए एक यूनिट था पाकिस्तान में ही, एक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए पूरी बिल्डिंग बनी है, पूरी बिल्डिंग, मगर पूरी बिल्डिंग के नीचे ना पहिए लगे हुए थे। पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोसेसिंग होती है बिल्कुल। वो क्या करते थे, उसे एक जगह लगाते थे, मूव करके फास्टन कर देते थे, फास्टन अप, उसको टाइट करके वो खड़ी हो जाएगी, प्रोसेसेस परफॉर्म हुए, फिर उसको मूव करने की जरूरत पड़ती थी, उठा के उसे कहीं और ले जाते थे, मतलब मूव करके वहां पे लगा। इस किस्म के यूनिट्स कहलाते प्री फैब्रिकेटेड। अब सोचें, मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें भी तो सरिया लगेगा, इसमें भी तो ब्रिक्स लगेंगी, इसमें भी तो सीमेंट लगेगा, इसमें भी तो वायर्स केबल्स सब लग सकती है। अगर ये स्ट्रक्चर बड़ा हो तो इवन सैनिटरी फिटिंग्स तो सब लग सकती है। बताओ क्या होगा, इनपुट मिलेगा? मिलेगा। और मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ कि इसका इनपुट क्यों दे रहा है, साबित करो क्यों दे रहा है इसका इनपुट टैक्स। भाईजान हैरान हो जाओगे तुम अगर ये देखोगे तो, क्योंकि हम ना तवज्जो करते हैं तो चीजें। मैंने क्या कहा था, इनपुट कब डिसअलाउ कर रहा है, जब गुड्स हो, कौन सी, यूज्ड इन होम या परमानेंटली अटैच हो। कहां दादा, कहां कहां, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हो। ये इमूवेबल नहीं रही, ये मूवेबल हो चुकी है, दैट्स वाई इस पे मिलेगा। ये इमूवेबल नहीं रही, आएगा यार, ये मूवेबल हो चुकी है। तो उसने क्या कहा, एक्सक्लूजन में प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग लिख दी। सही है भाई, समझ आ गया आपको? तो हम पहुंचे हैं यहां तक, और ये है हमारा डिसअलाउंस का नंबर 10। सुलेमान ने बेटा एक सवाल किया, सर क्या आप कंटेनर, नहीं बेटा कंटेनर तो वो छोटा सा है, पूरे यूनिट्स होते हैं बेटा। कंटेनर भी हो सकते हैं, यूज होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑफिस में वो भी यूज होते हैं। खासतौर पे जो फील्ड में होती है वो तो रहते रहते सोते ही कंटेनर्स में। अगर यहाँ जो मेरा मकसद था सैंड के लिए यूज हो रहा है, ये भी ठीक है। और कंटेनर का भी अगर उसमें सैंड के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होगा, उसका भी इनपुट टैक्स मिलेगा क्योंकि मूवेबल नहीं रहा। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम आते हैं बेटा आगे, नंबर 11। होप के तुम फॉलो कर रहे हो और चीजें कंट्रोल में। बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा। अच्छा जी, अब एक मिससेलेनियस किस्म का है, व्हीकल्स फॉलोइंग इन चैप्टर 87 ऑफ दी फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम्स एक्ट 1969, पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल। सबसे पहले तो इसमें इसने क्या कहा, व्हीकल्स, ठीक है, या उसके पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, टायर्स, दरवाजे, विंडशील्ड वगैरह वगैरह। फिर इसके लिए ना इसने एक जिक्र किया था चैप्टर का, चैप्टर 87, और वो कौन सा, ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ, बल्कि जो कि इधर कस्टम्स एक्ट का जिक्र है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये जो चैप्टर 87 है, ठीक है। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है ये बताता हूं। कस्टम्स एक्ट में
जो फर्स्ट शेड्यूल गिवन है वो बेसिकली पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ कहलाता है, कस्टम टैरिफ। या अगर आप उसको और भी आपको स्पेसिफिकली बता दूं तो इसके अंदर, सादा जबान में पहले समझाता हूं, इसके अंदर गुड्स की क्लासिफिकेशन है गिवन। गुड्स की क्या गिवन है? क्लासिफिकेशन। पूरी गुड्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसकी क्लासिफिकेशन गिवन है, जिसके टोटल 100 चैप्टर्स हैं। मेरी बात कंप्लीट सुनिएगा, फिर जिसको ऑलरेडी पता होता है ना, बच्चा काम करता है इंडस्ट्री में, वो कहेगा नहीं सर 100 चैप्टर नहीं है। उसके लिए बता रहा हूँ, सबर से काम लेना। भाई को सारा पता है, मतलब इतना पता है, सारा तो किसी को नहीं पता। इल्म किसी की बेटा जागीर नहीं है। उम्र भर जितना पढ़ते जा रहे हैं, जितना सीखते जा रहे हैं, उतना अपनी कम इल्मी का एहसास होता जा रहा है कि यार हमें तो कुछ नहीं आता। तो जुस्तजू जारी है बेटा सीखने की। 100 चैप्टर्स वाली जो बात मैं कर रहा हूँ सुनिएगा। क्लासिफिकेशन किसने की? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने की। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? गुड्स को क्लासिफाई कर दिया। ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है ताकि आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। बजाय कि तुम बताओ कि जी मैं मंगा रहा हूं शीट्स, तो कस्टम वाले का कौन सी शीट्स? भाई ये शीट्स है बेड शीट्स। अच्छा बेड शीट्स है, कहाँ इस्तेमाल होंगी? हॉस्पिटल में। इतने मतलब स्टेप्स, पहले शीट्स, फिर कौन सी, फिर कहाँ। तो बजाय ये सब बताने के कोड लगा दो, खत्म है। कोड लगा दिया, खुद पता चल जाएगा कि शीट्स है, पहले बात ही नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कोडिंग कर दी, इसकी कोडिंग कर दी। अब जैसे होता है ना, मसलन इसका चैप्टर है 1, ठीक है, चैप्टर 87 आपने देखा था ना, 87 में सब हेडिंग 101, फिर उसकी सब हेडिंग 0001 यू करके 8 डिजिट होता है। ये पहली चीज चैप्टर को और ये हेडिंग को, ये सब हेडिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये पूरी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड कोड्स। हार्मोनाइज्ड कोड्स, हार्मोनाइज्ड इसलिए कि दुनिया भर में हार्मोनाइज्ड है। किसी भी मुल्क में जाओगे, चैप्टर 87 का मतलब होगा व्हीकल्स, कोड सेम इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रही है आपको ये बात? तो इस वजह से हमने क्या किया, WCO की क्लासिफिकेशन उठा के पाकिस्तान में हमने क्या कर दिया, उसको फर्स्ट शेड्यूल बना दिया। और उसके चैप्टर 87 में जो व्हीकल्स होंगी उसका इनपुट डिसअलाउ किया गया। करेक्ट? अब बात सुनो, चैप्टर 87 में कौन सी व्हीकल है? ऑल व्हीकल। ऑल, इसका मतलब वो क्या जाता है, जो चैप्टर 87 है ही व्हीकल्स के लिए, तो गया ना इनपुट टैक्स आपका। समझ आया आपको? तो ये आपकी व्हीकल्स गई। अच्छा एक चीज सिर्फ आपकी लिए बता दूं, क्योंकि एफईडी में काम आएगी। एफईडी के लिए बात बता रहा हूं कि इन चैप्टर्स में से फिर क्लासिफिकेशन कैसे की गई। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 97 तक गुड्स की क्लासिफिकेशन है। चैप्टर 98 से लेके चैप्टर 100 तक वर्ल्ड कस्टम्स ने दुनिया भर को ब्लैंक दिए हुए हैं। आपकी मर्जी जो चाहे उसमें इस्तेमाल करो। हमने, पाकिस्तान ने चैप्टर 98 को सर्विसेज की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है। किसकी क्लासिफिकेशन? सर्विसेज की क्लासिफिकेशन, जो हमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विस के लिए और एफईडी के लिए काम आता है, चैप्टर 98। ठीक है बेटा, बाकी चीजें जब रेलिवेंट बातें आएंगी तो हम करेंगे। तो पहली चीज क्या है, व्हीकल्स। अब तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा कि व्हीकल्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 87 का क्या मतलब है। पार्ट्स ऑफ द व्हीकल, फिर इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस में से आसान एग्जांपल दे रहा हूं। ऑफिसेस में इलेक्ट्रिकल केटल यूज होता है चाय बनाने के लिए, उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, क्यों भाई? इसने किसे डिसअलाउ कर दिया? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दिया। इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड फर्निशिंग, फर्नीचर
एंड फर्निशिंग्स, इसका भी इनपुट टैक्स स्पेसिफिक है, मिसलेनियस लिस्ट है ये। ऑफिस इक्विपमेंट, सारे ऑफिस इक्विपमेंट गए आपके, मगर एक्सक्लूजन में से एक्सक्लूजन क्रिएट कर रहा है, एक्सेप्ट जो टैक्स के फायदे वाली बात है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, उसका इनपुट टैक्स मिलेगा। ठीक है, इसका इनपुट टैक्स मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाओ दोस्तों, क्या रह गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया बट एक्सक्लूडिंग, ओके, ये इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये इनपुट टैक्स अलाउ हो रहा है। तो कैटेगरी वाइज हम जाएं तो व्हीकल या पार्ट को अलग काउंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लायंस को अलग, फर्नीचर और फर्निशिंग्स को अलग, ऑफिस इक्विपमेंट को, तो 4 कैटेगरी हैं जो नंबर 11 पे अलग अलग किस्म की जोड़ दी गई। और फिर डिसअलाउंस में से एक्सेप्शन, तो अलाउंस हो जाएगा। एक्सेप्शंस, एक्सक्लूजन्स कौन सी हैं, वही कि अगर हमने इसे सेल करने के लिए खरीदा है, सेल रीसेल के लिए, यानी हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, तो इनपुट टैक्स मिलेगा। कहता है कि यही चीज बट एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल रीसेल, स्टॉक के लिए होगा तो आपको इनपुट टैक्स मिलेगा, क्योंकि यूज करने के लिए मंगाओगे तो इनपुट नहीं मिलेगा। फिर आता है सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार्ड अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लॉ। और ये भी बात समझाने के लायक है, समझने के लायक है कि अगर सबसे पहले इनपुट टैक्स कौन सा है, इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज होना चाहिए, और उसे बार्ड डिसअलाउ, बार्ड का यहां मतलब क्या है, बार्ड का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, सेम जैसे ये सेक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही नॉट अलाउड, मगर किसने इसको किया है, बाय रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव इसलिए कि कितने हैं, 4 हमारे पास अथॉरिटीज हैं अलग अलग, रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल सुनिएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज हम डील करते हैं गुड्स में, हम बना रहे हैं गुड्स, और इन गुड्स बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल में गुड्स परचेज करनी पड़ती है, मगर हमें कुछ सर्विसेज भी परचेज करनी पड़ती है। मैं मिसाल देता हूं, ये मेरी एग्जांपल लीजिएगा, अजम्पशन बेस्ड एग्जांपल लीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिक इस वक्त कोई मिसाल दूंगा तुम परेशान हो जाओगे क्योंकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विस आपने पढ़ा नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि सर्विसेज कौन सी हैं, मसलन सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज, तो भाई ये भी तो लेनी पड़ती है ना सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड की, हाँ भाई सर्विसेज तो लेनी पड़ेगी, तो एरो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इन गुड्स को जब हम सप्लाई करेंगे आउटपुट टैक्स होगा, इनकी परचेज पे इनपुट टैक्स होगा, इनकी परचेज पे इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स। अब हम लेस करने जा रहे हैं, लेस कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते के इसे चेक करना पड़ेगा, हमें इसे चेक करना पड़ेगा प्रोविंशियल लॉ को। प्रोविंशियल लॉ कौन से हैं सर जी, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज हैं हमारे पास 5, हाँ सर 5। पहला, ठीक है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, केपी रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, और इस्लामाबाद कैपिटल। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वैसे प्रोविंस है नहीं, मगर वो सेल्स टैक्स के लिए, सर्विस के लिए उसको भी प्रोविंशियल का कहा जाता है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, उसको भी प्रोविंशियल ही कैटेगरी मानी गई है। तो इनके कवानीन को देखना पड़ेगा, और क्या देखें, इनके भी जो रेलिवेंट होंगे सेक्शन 8 की तरह, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, उसको देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या इस प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में से जहां से भी हमने इसको परचेज किया रेलिवेंट, अगर हमने गार्ड परचेज किया लाहौर में,
कराची में, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, उसके हिसाब से हमें लॉ देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पांचों में से किसी में भी नहीं, जिस सूबे का होगा उसी का देखेंगे। हमने देखा हमारा गार्ड लाहौर में, हमने कानून खोला पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का, और उसमें हमने देखा क्या, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, ठीक है, पंजाब, ये इसके नाम वगैरह बाद में मैं बताऊंगा सबके, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, उसमें लिखा था एक सेक्शन में, क्या लिखा है सेक्शन, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक सेक्शन हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ये मैं सारी बातें अभी सिर्फ हवाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सर्विसेज के बारे में हवाई बातें कर रहा हूं, सर्विसेज की, वो आएंगे ना तो पढ़ाऊंगा भी। ये देखो जी, हवाई का मतलब है खोल के नहीं दिखा रहा तुम्हें, नॉट अलाउड। और अगर वहां ये लिखा हो लिस्ट में कि सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज पे इनपुट नहीं मिलता, तो जिसकी घर में इज्जत नहीं तो बाहर इज्जत थोड़ी होगी उसकी। कहता है जो सर्विस पे टैक्स लगाने वाले प्रोविंसेस खुद तुम्हें इनपुट नहीं दे रहे, तो मैं कैसे इनपुट दूंगा, मेरे पास भी तेरा इनपुट टैक्स डिसअलाउ। आई समझ? यानी सर्विसेज पे इनपुट टैक्स उस वक्त मिलेगा जब आप जिस सूबे से सर्विसेज परचेज, जिस सूबे में सर्विसेज रेंडर हुई, उस सूबे में मौजूद उस लॉ को एग्जामिन करोगे, उस लॉ को देखोगे, क्या उस लॉ ने इनपुट को डिसअलाउ तो नहीं किया। अब इसकी एक ऐसे मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए विजुअली। ये हमारा सपोज कर लो कि फेडरल लॉ है, हम पढ़ रहे हैं गुड्स और देख रहे हैं हाँ जी जो गुड्स में डील करेगा उससे इनपुट मिलेगा, सर्विसेज का भी उसको इनपुट टैक्स मिलेगा, बशर्ते कि सूबे ने उसे बार नहीं किया हो, डिसअलाउ ना किया हो। अब मैंने एक सर्विसेज परचेज कर ली, अब मुझे क्या है, इनपुट मिलेगा कि नहीं, मैं उठा रहा हूं प्रोविंस का लॉ, उसी प्रोविंस का लॉ उठाया, मैंने देखा अच्छा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है भाई ये जो सर्विसेज है इसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, उसमें लिखा है ये फला सर्विस, अरे यार मेरा इनपुट तो गया। हमारे फेडरल लॉ ने नहीं कहा, फेडरल लॉ ने कहा नहीं, अगर सूबे ने उसको डिसअलाउ किया हुआ है मैं भी डिसअलाउ कर दूंगा। समझ आ गई आप सबको? काइंडली कंफर्म करो बेटा। अब हम, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी तरीके से इसको कर रहे हैं। मुझे जरा आप जो इस वक्त लाइव बैठे हो बताएं चीजें समझ आई। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमने आज अच्छा खासा हिस्सा कवर किया बेटा, 12 एंट्रीज कवर किए तफसीली ग्रिप के साथ, ठीक है। आज को मैं यहाँ एंड करूंगा सेशन को, क्योंकि 5:30 पे हमारा टाइम था, 5:30 होने वाला है। और मैं करूंगा क्या बेटा, अब एक चीज ये भी बतानी है। ये सर यू एक्सप्लेन, थैंक यू बेटा। देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बेटा थोड़ा सा ये वीक मेरा वो डेली बेसिस पे कैफ की एंडिंग थी, तो उसमें था वो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे तरीके से ऐसा तरीके से एंड हुआ। अब मैं मंडे से जो मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे दी हैं एडमिन को कि बैक टू बैक क्लासेस रखेंगे, और 4 दिन की क्लासेस जैसे मैंने कमिट किया था वो होंगी। मैं एक्स्ट्रा कुछ टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो कुछ रिकॉर्डिंग भी करूंगा ताकि आपको वक्त पे सारी चीजें दे सकूं, जिस तरीके से हमने कहा था कि हम करेंगे। तो मंडे से हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे 4 दिन चलेंगी, और बाकी जो होगा वो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इंशाल्लाह हम जल्दी कवर करेंगे। यहाँ मैं क्लास को एंड करता हूँ आज की, और अगली क्लास में हम जो है ऑनवर्ड्स कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी एंट्री रह गई है सेक्शन 8 की, और जैसे ही ये कवर हो जाएगा तो पास पेपर का एक अच्छा खासा हिस्सा आपको अब नजर आना शुरू होगा। देखिए जहां रोशनी नहीं होती वहां अंधेरा होता है, तो जहां इल्म नहीं होगा वहां जहालत होगी। वो चीजें जो नजर आपको कब आती हैं, वो हमारे उस्ताद ने एक बात की थी बड़ी खूबसूरत, आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डजंट नो, आईज कांट सी व्हाट माइंड डजंट नो। तो पेपर में जाते हो समझ नहीं आ रहा, क्यों, इधर नहीं है, आंखों को वही नजर आएगा ना जो इधर होगा, देखोगे किस चीज को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बस लाइव क्लासेस जो लेते हैं बेटा टाइमिंग के हिसाब से, हम ऑब्वियसली फर्म के बाद ही टाइमिंग रखते हैं, तो अगर कोई इशू हो तो मुझे बता दिएगा। सैटरडे वाली क्लास पे जरा आप लोग जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं इस क्लास को, मुझे जरा आप इनपुट दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडमिन जो है वो इस पे अनसर्टेन होती है कि आज फर्म ऑफ है
या आपकी फर्म भी है, इस वजह से सैटरडे टाइमिंग मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि क्या हम यही रखें, डे में रखें, या हम इसको जो है वो शाम के टाइम पे रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में बेटा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।